तो जैसे गोल्ड का भाव बढ़ जाता है तो इसमें मेरे को लग रहा है सर सफ़र तो आम आदमी करता है। आपको गोल्ड इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो मेंटेन करना चाहिए। बट आज की जनरेशन जो है ना, कमाता बाद में खर्चा पहले करता है, अपने जिंदगी ईएमआई पे जी रहा है। सर क्यों गोल्ड होना ज़रूरी है आपके हिसाब से, क्यों टारगेट बनाना ज़रूरी है? बिना टारगेट का चले तो 39 ईयर के ज्वेलरी इंडस्ट्री में मेरा करियर है। 9 इयर्स। गोल्ड का रेट था 3 से 3.5 लाख रुपए किलो। वैसे बुलियन का बेनिफिट क्या है? जैसे आप बोल रहे हो कि गोल्ड पहले तो प्योर फॉर्म में आता है, फिर उसको काफ़ी स्टेजेस के बाद जाके फिर ज्वेलरी। गोल्ड प्योर फॉर्म में नहीं आता, माइनिंग से जब निकलता है हाँ। वो प्योर फॉर्म में नहीं होता है। अच्छा। हार्डवर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। जो जिंदगी में जितना सेक्रीफाइस करेगा वो उतना सक्सेसफुल बनेगा। और 2 रुपये इन्वेस्टमेंट करके मैंने 6 रुपये प्रॉफिट कमाया। डिजिटल गोल्ड के फेवर में आपका क्या कहना है सर, क्योंकि आप तो फिजिकल गोल्ड के मास्टर हो। मेरे पास बहुत लिमिटेड पैसा था, इन कैपिटल था, लगभग 52,500 था। सर एक तो पहली बात ना, गोल्ड को बहुत लोग एसेट और लायबिलिटी में कंफ्यूज कर देते हैं। अब जैसे मैंने भी गोल्ड खरीदा है, देखो सर मैंने भी चेंज कर दिया, तो ये मेरे लिए एसेट है। आप अपने स्किल और अपने नॉलेज के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। 10 लाख का इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ 35 लाख होता था। 45 1 करोड़ 45 लाख रुपीस। इन्वेस्टमेंट के लिए आप डायमंड मत खरीदो। नकली गोल्ड और नकली डायमंड, आपको लगता है कुछ डिफरेंस है? कंपैरिजन सही है ये जो मैं कर रहा हूँ? अभी तो लास्ट 10 साल में देखा जाए तो डायमंड का वैल्यू, सर सिल्वर का क्या सीन है? ये सिल्वर इतना तेज से भाग रहा है। तो 80 रुपये करो गोल्ड में, 20 रुपये करो सिल्वर। सिल्वर में ज़्यादा इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि मेकिंग चार्ज का फंडा क्या है सर? ये फ्रॉड है, कोई फिक्स नहीं है, सब अपने हिसाब से कैसे लगा लेते हैं। कि एक नौकरी दे दो, एक जॉब दे दो, इससे बड़ा चैरिटी इस देश के लिए कुछ नहीं भी है। नहीं है। पहले किसी को बोला 1 करोड़ का गोल्ड खरीदने के लिए, आप बोलिए वो 1 करोड़ इन्वेस्ट करके आज कितना पैसा बनाया होगा? 6-7 करोड़। 10 करोड़ अब। सर अगर मैं आपको पूछूं, हु इज आलम सर? देखिए, आलम एसएस आलम एक ज्वेलरी व्यापारी है। मेरा 39 ईयर के ज्वेलरी इंडस्ट्री में मेरा करियर है। 9 इयर्स। 1986 में मैं ज्वेलरी इंडस्ट्री में आया। काफ़ी लंबे जर्नी है। मैं इस ज्वेलरी इंडस्ट्री में जब आया था तब गोल्ड का रेट था 3 से 3.5 लाख रुपए पर किलो। और उस टाइम ज्वेलरी इंडस्ट्री में गोल्ड कंट्रोल एक्ट था। और उस टाइम 100-200 स्क्वायर फीट का दुकान बोले तो, शोरूम बोले तो बहुत बड़ा चीज़ था। मैंने ये ट्रांसफॉर्मेशन मैंने अपने आंखों से देखा है। और मेरा जो छोटा सा जर्नी है कि मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ। मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट, दासपुर करके एक गांव है, वहाँ से रूरल एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ, गोपालपुर विलेज से। मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट वो है जहाँ पे खड़गपुर आईआईटी है। उस डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करता हूँ। बचपन में मेरे पिताजी मिल में मजदूर थे। कुछ कारणवश उनका जॉब चला गया और मैं लगभग 8 साल का था। मेरा पढ़ाई ठीक ढंग से हुआ नहीं और मैंने मेरा करियर जो है दिहाड़ी मजदूरी से शुरू किया। फिर उसके बाद फिर मैंने, हमारे गांव में चांदी का चेन बनता था, हैंडमेड चेन, तो वहाँ से मेरा ज्वेलरी करियर शुरू हुआ। फिर 1988 को मैं बॉम्बे आया। तो एज अ हेल्पर मैंने ज्वेलरी इंडस्ट्री में अपना काम शुरू किया। करेक्ट। 88 से लेके 95 तक मैं बॉम्बे में था। फिर बॉम्बे से मैं कुछ दिन के लिए सिलवासा चला गया। फिर 97 को मैं चेन्नई चला गया। 97 से 99 तक मैंने वहाँ पे अपना जॉब किया और कुछ पैसा बचत किए थे। 99 में मैंने अपना बिजनेस करियर शुरू किया और 99 से लेकर आज 2026 तक मैं ज्वेलरी इंडस्ट्री में B2B में बिजनेस कर रहा हूँ। मेरा अलग अलग तरीके से B2B में बिजनेस है। इंडिया की मैक्सिमम जितने भी ज्वेलरी B2B बिजनेस है, थोड़ा बहुत मुझे लोग जानते हैं, थोड़ा बहुत लोगों के साथ मैं बिजनेस कर रहा हूँ। 33 सिटी में मेरे प्रेसिडेंट है और अच्छे खासे मेरे टीम मेंबर हैं जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। और मैं जो भी ग्रो किया है मेरे टीम की वजह से किया है। मेरा टीम का काफ़ी सपोर्ट मिला मुझे, मेरा फैमिली का काफ़ी सपोर्ट मिला, मेरे पार्टनर का काफ़ी सपोर्ट मिला। बहुत अच्छा जर्नी रहा मेरा। ऑसम। तो आप बोल रहे हो मतलब एक 8वीं, अगर इसको पोर्ट्रे किया जाए तो एक
8वीं जिसने खाली पढ़ाई की है? नहीं 8 भी नहीं, 8 साल एज था मेरा। अच्छा। 3rd स्टैंडर्ड में मैं पढ़ाई कर रहा था। और उस टाइम और पिताजी का जॉब चला गया तो दिहाड़ी मजदूरी कर रहा था और रात को मैं घर पे बैठ के पढ़ता था। 2 साल के बाद मैंने कुछ दिन मैंने वापस स्कूल ज्वाइन किया और फिर एग्ज़ाम दिया, रिजल्ट अच्छा आया था। 5th स्टैंडर्ड में गया स्कूल, मुझे पढ़ने का इच्छा था, मुझे यूपीएससी क्रैक करना था एक्चुअली। अरे वाह। तो मैंने 5th स्टैंडर्ड में गया, बट उस टाइम क्या था 5th स्टैंडर्ड में 100 से 150 रुपये का किताब खरीदना पड़ता था। तो मेरी फैमिली की माली हालत ये नहीं था कि मुझे किताब खरीद के दे नया या पुराना। करेक्ट। तो इस दुख से फिर मैंने पढ़ाई छोड़ दिया। जो पढ़ाई का इच्छा जो था वो कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ा मुझे और फिर बॉम्बे आना पड़ा। बॉम्बे की अपनी मेरी खुद की स्ट्रगल, मेरी खुद की जर्नी मैंने शुरू किया। और मैं बोलता हूँ मेरे हिस्से का जो मेरे स्ट्रगल था, थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल किया, बट हर इंसान को मैं बोलूँगा कि आप अपने हिस्से का थोड़ा स्ट्रगल तो आपको करना चाहिए। आपके पास पैसा हो या ना हो, थोड़ा स्ट्रगल कर लो ताकि दुनिया को आप बहुत नज़दीक से देख सको। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो आप बोलो सर, आपने 3rd स्टैंडर्ड से लेके आज 33 सिटीज़ में आपका एम्पायर फैला पड़ा है। अगर क्विकली इस जर्नी को देखा जाए कि कैसे आपने स्टेप बाय स्टेप बिल्ड किया ताकि लोग सीख पाए, डेफिनेटली फिर मैं गोल्ड पे आऊँगा कि कैसे गोल्ड का व्यापार चलता है, कैसे हम गोल्ड से आगे बढ़ा जाए। बट आज जो हमारा यूज़र है जो ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाह रहा है, मान लो जॉब में या बिजनेस में, मेरे को लग रहा है फंडामेंटल्स तो सेम ही होती है, एनर्जी और स्पार्क तो सेम होती है। आपकी जर्नी को सर मेरे को थोड़ा रिफ्लेक्ट करना है, बिकॉज बहुत लोग अपना खुद का स्टार्ट करना चाह रहे हैं या बड़ा करना चाह रहे हैं अपने जीवन में। आपके पास तो 0 रुपीज़ थे, घर का कोई बैकअप नहीं था, उसके बाद भी आप इस लेवल पे पहुँचे हो। तो क्या हुआ उस जर्नी के दौरान, बीच में क्या हुआ जो आपको बिल्ड किया? देखिए मेरे पास कुछ नहीं था बट बहुत कुछ था। मेरे पास क्या था कि शायद गॉड ने मुझे कुछ गिफ्ट किया था। मेरा मेमोरी पावर बहुत अच्छा है, ब्रेन बहुत अच्छा है मेरा। तो मेरे पास बचपन से मेरे पास क्लैरिटी था कि मुझे ज़िंदगी में कुछ करना है। जैसे पहले मेरा क्लैरिटी था मेरे को यूपीएससी क्रैक करना है। तो पढ़ाई में बहुत अच्छा था। मैं 2 साल स्कूल जाए बिना मैंने 4th स्टैंडर्ड में जब एग्ज़ाम दिया था मैं 2nd आया था क्लास में विदाउट स्कूल जाके। तो मैं बहुत क्लियर था, मैं फोकस ओरिएंटेड था। जब मैंने देखा ये मौका मेरे हाथ से चूक गया, मैं नहीं कर पाऊंगा यूपीएससी, पढ़ाई होगा नहीं तो यूपीएससी कहाँ से क्रैक करूंगा। करेक्ट। तो एक दिन एक्सीडेंटली मैंने दिहाड़ी से 2 रुपये मेरे को मिला। जॉब मेरे को 2 रुपये मिलता था, 2 रुपये दिहाड़ी का। तो 2 रुपये ला के मैंने घर पे दिया और उस दिन मेरे गांव में एक मेला हुआ था। तो मेरे को मेला जाना था बट पैसा था नहीं। तो मैंने मेरा माता जी को बोला कि आप हमारे गांव में, हमारे बंगाली में घुगनी बोलते, तो आप इसको घुगनी बना दो। इस 2 रुपये से जो भी सामान खरीदना है मैंने खरीद के ला के दिया। तो इसको हम बेचेंगे, मेरा मेला देखना भी हो जाएगा और थोड़ा पैसे रोजगार भी हो जाएगा घर का। तो हमने वहाँ पे जाके मेला भी देखे और 2 रुपये इन्वेस्टमेंट करके मैंने 6 रुपये प्रॉफिट कमाया। अरे वाह। और वो जो 6 रुपये मैंने प्रॉफिट कमाए, वहाँ से मेरा दिमाग का बत्ती जला और वहाँ से मेरे को समझ में आया कि बिजनेस, दूसरा ऑप्शन बिजनेस हो सकता है दिहाड़ी के अलावा। हाँ, तो वहाँ से मैंने ठान लिया कि मेरे को ज़िंदगी में अगर कुछ करना है तो बिजनेस करना है। तो मेरा गोल मैंने फिक्स कर लिया कि मेरे को बिजनेस करना है। टारगेट था नहीं मेरे पास कि मेरे को कहाँ तक जाना है। करेक्ट। थोड़ा दिन के बाद जब समझ में आया तब मैंने अपना एक धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म टारगेट बनाया। करेक्ट। हाँ। मैं बॉम्बे आया, काम सीखा, मेरे भाई के साथ मैंने बिजनेस किया। तो वहाँ पे हमने बिजनेस स्टेबल किया मैंने। और 1992 में बॉम्बे में मैं लगभग ₹1,00,000, उस टाइम की बोल रहा हूँ, 92 की ₹1,00,000 बोले तो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी बात है। तो उस टाइम हमारा बिजनेस का इनकम था ₹1,00,000। और मैं एक 14 साल का लड़का अपने लीडरशिप में ₹1,00,000 का इनकम का बिजनेस जनरेट कर चुका था।
तो मेरे को समझ में आ गया था कि मेरे अंदर कुछ हुनर है, लीडरशिप की क्वालिटी और वो गोल्ड से ही किया आपने? हाँ, गोल्ड से किया, और मैं बिजनेस कर सकता हूँ। बट एक्सीडेंटली मेरे भाई के साथ मेरा बना नहीं। 95 में हम अलग हो गए, फिर मैं जीरो से शुरू किया। और जब मैंने 99 में मैंने बिजनेस शुरू किया तो मेरे पास बहुत लिमिटेड पैसा था, इन कैपिटल था, लगभग 52,500 था। तो उससे मैंने बिजनेस शुरू किया। उसके बाद मैंने कुछ गोल बनाए, बट कुछ प्रिंसिपल बनाए। ओके। मैं बोलूँगा हर यंग जनरेशन को वो प्रिंसिपल अगर वो फॉलो करे, मैंने उस प्रिंसिपल को फॉलो करके मैंने सक्सेस पाया, तो सबको सक्सेस मिल सकता है। करेक्ट। प्रिंसिपल क्या था कि अपना गोल या टारगेट को पहले फिक्स करो। जैसे हम क्रिकेट मैच देखते, पहले जो बैटिंग करने जाते उसको गोल दिया जाता है कि फलाना स्टेडियम में फलाना पिच है, फलाना मैच टीम है, आपको इतना मारना है, ये गोल है। बट सेकंड जब इनिंग करने जाते हैं उनके पास टारगेट होता है। करेक्ट। कि पहले बैटिंग करके गया 300 रन बना, आपको 301 बनाना है। तो जिंदगी में भी आपको अगर कहीं जाना है तो आपको टारगेट या गोल आपको होना चाहिए। विदाउट टारगेट, विदाउट गोल आप कहीं नहीं जा सकते हो। सर क्यों गोल होना ज़रूरी है आपके हिसाब से? क्यों टारगेट बनाना ज़रूरी है? बिना टारगेट का चले तो फिर आप गोल गोल घूमते रहेंगे जिंदगी भर। लाइफ में आप कहीं कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे, कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ, टारगेट या गोल आपको शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म होना चाहिए। हर आदमी का जो झाड़ू मारता है ना, मैं बोलता हूँ उसको भी एक टारगेट होना चाहिए कि मेरे को आज इतना एरिया झाड़ू मारना है। ओके। हर चीज का आपका टारगेट होना चाहिए, हर चीज का आपका गोल होना चाहिए। तो मैंने अपना जिंदगी में टारगेट और गोल के ऊपर फर्स्ट मेरा ये था। उसके बाद क्या था कि देखो, आप कुछ भी जिंदगी में करना चाहते हो, आप अपने स्किल और अपने नॉलेज के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। जैसे हम लोग खाना खाते क्योंकि हमको भूख लगता है। जिंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है तो नॉलेज और स्किल, इसके ऊपर आपको काम करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने मेरे ज़िंदगी में लास्ट 25 साल में 1.5 से लेके 3 घंटा एवरी डे मैं मेरा नॉलेज गेन के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करता हूँ। वाओ। तो मैंने आज भी और मैं वो सारे नॉलेज और वो सारे स्किल के ऊपर मैं काम करता हूँ जो मेरा गोल और मेरा टारगेट को अचीव करने में जो हेल्प करेगा। मेरे को दूसरा कोई नॉलेज, दुनिया का सारे नॉलेज मेरे को नहीं लेना है। मेरे को खाली मेरे गोल रिलेटेड या मेरा टारगेट रिलेटेड मेरे को नॉलेज लेना है या स्किल डेवलपमेंट करना है। मैं उसके ऊपर हमेशा काम करता हूँ। उसके बाद थोड़ा बहुत डिसिप्लिन हूँ मैं। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है लाइफ में। थोड़ा बहुत मैं डेडिकेटेड हूँ। बट लेकिन सर लोग को लगता है डिसिप्लिन डेडिकेशन बोरिंग है। ऐसा नहीं होता कि जो मजे करते हैं, कूल रहना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है डिसिप्लिन से? तो लाइफ आपका कूल हो जाएगा। अच्छा, कूल हो जाएगा, कूल हो जाएगा, कूल हो जाएगा, कूल हो जाएगा, कूल भी हो जाएगा, कूल भी हो जाएगा। फिर आगे जाके आप पछताओगे, आगे जाके पछताओगे। पूरा जिंदगी भर पछताने की जगह थोड़ा डिसिप्लिन रहना ज़रूरी है। कैसे टाइप का डिसिप्लिन होना चाहिए अगर एक अच्छा एम्पायर बिल्ड करना है? हर चीज़ आप तय कर लो कि आपको क्या करना है, और उसके ऊपर आप, वो एक सलमान खान का डायलॉग है ना, मैं कमिटमेंट, अगर दे दिया तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। बस। तो आपको डिसिप्लिन इतना रहना है कि आपका गोल, आपका लाइफ, आपका काम के रिलेटेड जो भी आपको अपने डिसिप्लिन प्रिंसिपल बनाया उसके ऊपर आप खड़े उतरो। डेडिकेशन, जब आप कोई काम ले लो तो उसको पूरा शिद्दत से करो। करेक्ट। पूरा, एक शाहरुख खान का फिल्म का एक डायलॉग है ना कि शिद्दत से, किसी भी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। तो
डेडिकेशन होना जरूरी है। उसके बाद मैंने हमेशा हार्ड वर्क किया है। हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। यस। हार्ड वर्क का आप रिप्लेस नहीं कर सकते हो। आज अगर हमारे पीएम मोदी जी इतना हार्ड वर्क करते हैं, आज शाहरुख खान अगर इतना हार्ड वर्क करते हैं, आज अमिताभ बच्चन इतने एज में आके भी इतना हार्ड वर्क करते हैं, तो अगर रिप्लेसमेंट होता तो वो क्यों कर रहे? तो हार्ड वर्क करना चाहिए। मैंने हार्ड वर्क करने का हमेशा कोशिश किया। उसके बाद मैंने स्मार्ट वर्क करने का भी कोशिश किया। खाली हार्ड वर्क में आप गधे हो। अगर खाली आप हार्ड वर्क कर रहे हो तो इसका मतलब आप गधे हो। अगर आप घोड़ा हो तो आपको मेहनत बुद्धि के साथ स्मार्ट वर्क करना है। इसके साथ लोग बोलते हैं मेरे को सक्सेस बनना है। मैं बोलता हूँ सक्सेस के पीछे क्या है? सक्सेस के पीछे है सैक्रिफाइस। जो जिंदगी में जितना सैक्रिफाइस करेगा वो उतना सक्सेसफुल बनेगा। बट हमारा यंग जनरेशन के क्या है, सैक्रिफाइस नहीं करना है। उनको सैक्रिफाइस नहीं करना है, उनको सक्सेस चाहिए विदाउट सैक्रिफाइस। किस चीज़ की सैक्रिफाइस यूजुअली हर चीज में? जैसे आज मैं आपके साथ बैठा हूँ तो मैं कल रात को 3 बजे सोया था और सुबह 8:30 बजे उठा और आज पूरी रात भर जग के मेरे को ट्रैवल करना है। तो ये भी तो एक सैक्रिफाइस है। हर एंगल से आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। आप आज मैंने पूरा दिन खाना नहीं खाया, ये भी तो एक सैक्रिफाइस है। मतलब इतना पैसा। सर एक बात बताओ, जैसे मैं बोल सकता हूँ फाइनेंशियली फ्री हो आज? मैं फाइनेंशियल फ्री तो 2010 में हो गया था। अच्छा, 2010 में फाइनेंशियली फ्री हो गए थे? हाँ, देखिए आदमी 2 चीज के लिए काम करता है, मेरे को लगता है। बाकी अगर आपके व्यूअर को क्या लगता है मुझे मालूम नहीं, वो अपना कमेंट में बताएंगे। हाँ। मेरे को लगता है पहला काम आदमी करता है अपने रिक्वायरमेंट के लिए, अपने नीड पूरा करने के लिए। ठीक है। बट अगर आपका नीड कम है और आपने एक अच्छा खासी अपने वेल्थ क्रिएट कर लिया है, तो फिर पैसे के लिए आपको काम करने की जरूरत नहीं है। फिर आप अपना गोल, अपना टारगेट या कुछ अचीव करने के लिए आप काम करते हो, और मैं वही कर रहा हूँ आज। मैं पैसे के लिए काम नहीं कर रहा हूँ। तो फिर क्या मोटिवेट करती है सर आपको? क्या ज़रूरत है फिर रात भर ट्रैवल करने की, इतना काम करने की, खाना खाना भूल जाओ? फिर क्या ड्राइव करती है सर? मेरा जो गोल है ना वो काफ़ी बड़े बड़े गोल है, मेरा लाइफ का गोल। तो मैं चाहता हूँ कि मैं मर जाऊँ, बट ऐसा सलाम मरना नहीं चाहिए। मैं जिस दिन इस दुनिया छोड़ के जाऊं, मेरा शरीर मरे, मेरा नाम ना मरे, मैं कुछ करके जाना चाहता हूं। आज महात्मा गांधी मर गए, क्या रियल में महात्मा गांधी मरे? उनका आदर्श हमारे अंदर है। स्वामी विवेकानंद, उनका आदर्श हमारे अंदर है। उनका शरीर मरा है। उन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा करके गया जिससे हम आज भी प्रेरित हैं। तो मैं चाहता हूं कि मैं मर जाऊं, बट मेरा नाम ना मरे। ऐसा सलाम कभी नहीं मरना चाहिए। तो उसके लिए मैंने कुछ गोल, टारगेट फिक्स किया है। मेरा सबसे बड़ा गोल है कि जैसे मैंने बचपन में देखा है कि इस देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इस देश में जॉब क्राइसिस है। यस। लोग बोलते चैरिटी करता है, मैं बोलता हूँ सबसे बड़ा चैरिटी क्या है इस देश की? सबसे बड़े चैरिटी है इस देश में कि एक नौकरी दे दो, एक जॉब दे दो। इससे बड़ा चैरिटी इस देश के लिए कुछ नहीं है। एक जॉब आप देते हो तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्टली 3 से 5 जने को आप उनका रोजगार जिंदगी बिताने के लिए आप उनको एक सहारा दे रहे हो। करेक्ट। कुछ पैसा दे दोगे वो तो खत्म हो जाएगा। कुछ दान कर दोगे वो कितना दिन रहेगा? आप एक नौकरी दे दो। और क्योंकि मैंने खुद अपने आंखों से देखा, 8 साल की एज में मैंने दिहाड़ी किया, और मेरे पिताजी का जब नौकरी चला गया था तो हमारे फैमिली का क्या सिचुएशन था। हम 11 लोग थे, हमको खाना नहीं मिलता था। हमने वो देखा है अपने। तो मैंने उसको मेरे ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद बनाया कि मैं दुनिया में जब तक जीऊँ, लगभग मैं 25 से 30 हज़ार दिन नॉर्मली लोग जीते हैं, मैं भी 25 से 30 हज़ार दिन अगर जी गया तो अच्छी बात है। तो मैं 25 से 30 हज़ार जॉब जनरेट करना चाहता हूँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। वाओ। ये मेरे ज़िंदगी का सबसे बड़ा गोल है।
और उसके लिए मुझे अगर 24 घंटा काम करना पड़े तो मैं करूँगा। अमेजिंग अमेजिंग, मतलब मेरे को लग रहा है अगर यही डेडिकेशन अगर सब में आ जाए तो आई बिलीव सबका प्रॉब्लम उनका तो सॉल्व होगा ही, उनके फाइनेंशियली गोल तो अचीव हो जाएंगे जैसे आपने इतना जल्दी कर लिया था, बट बाकी लोग को भी हो जाएंगे। आलम सर, मेरे को भी थोड़ा सा गियर शिफ्ट करना है। लोग आपको बुलियन इंसाइडर कहते हैं, ये क्या क्या माजरा क्या है? ये कोई मतलब ऐसा है कोई कि आप इंसाइडर हो, जैसे इंसाइडर ट्रेडिंग करते हो आप, क्या ये? नहीं, बुलियन इंसाइडर करके कौन बोल रहा है मेरे को मालूम नहीं, क्यों बोल रहे मालूम नहीं, बट क्योंकि मैं ज्वेलरी इंडस्ट्री में इतने सालों से हूँ, बुलियन ज्वेलरी इंडस्ट्री के हर एक सेक्टर के थोड़ा बहुत नॉलेज है। हमने कुछ बुलियन के बारे में कुछ हमने टिप्स दिए थे या कुछ हमने वैसे होता क्या है सबसे बड़ी बात सर? देखिए, बुलियन क्या है कि जब माइनिंग से गोल्ड निकलता है, उस गोल्ड को फिर प्रोसेस करके रिफाइनरी करके जो ज्वेलरी से पहले जो गोल्ड बनता है उसको बोलते हैं प्योर गोल्ड एंड बुलियन। ओके। तो बुलियन पहले जब ज्वेलरी बनने के से पहले बुलियन ट्रेड होता है, बट बुलियन से पहले का भी बहुत सारे सेगमेंट है। अच्छा। माइनिंग से लेके बुलियन तक आने के लिए भी 5-6 चैनल चला जाता है, हाथ बदली हो जाती है। बराबर। वो भी एक बुलियन का भी एक बड़ा एक साइकिल इकोसिस्टम है। ओके। तो वो इकोसिस्टम कहीं ना कहीं मेरे को थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो उस इकोसिस्टम के बारे में हमने कुछ नॉलेज शेयर किए थे, तो लोगों को लगता है कि मेरे को बुलियन के बारे में थोड़ा नॉलेज है। बराबर। तो क्यों, अच्छा इसलिए आपको लोग बुलियन इंसाइडर कहते हैं। वैसे बुलियन का बेनिफिट क्या है? जैसे आप बोल रहे हो कि गोल्ड पहले तो प्योर फॉर्म में आता है, फिर उसको काफी स्टेजेस के बाद जाके फिर ज्वेलरी। गोल्ड प्योर फॉर्म में नहीं आता, माइनिंग से जब निकलता है हाँ। वो प्योर फॉर्म में नहीं होता है। अच्छा, वो एक स्टोन होता है, एक पत्थर होता है। जैसे क्रूड ऑयल। हाँ। क्रूड ऑयल जब आप धरती से निकलते हो हाँ। तो काला ऑयल होता है, वो नॉन यूजेबल होता है। हाँ, करेक्ट। वो उसको यूज नहीं कर सकता, उसको रिफाइनरी करने के बाद यूज कर सकते हैं। Correct, okay. ऐसे ही गोल्ड भी जब माइनिंग से आती है तो उसको आप यूज नहीं कर सकते, उसका ज्वेलरी नहीं बना सकते। कोई कीमत ही नहीं है उसका फिर? नहीं, कीमत है। अच्छा, कीमत है। कीमत है, बट वो ज्वेलरी नहीं बन सकती है। ओके, एंड यूज तक नहीं पहुंच सकती। उसको प्रोसेस करना पड़ता है, 3-4 प्रोसेस होती है, फिर उसके बाद वो प्योर फॉर्मेट में कन्वर्ट आ जाती है। तो सर जैसे ये गोल्ड का प्राइस इतना महंगा हो रहा है, जब भी हम अभी शूट कर रहे हैं पॉडकास्ट, मेरे को लग रहा है 1.40 चल रहा है सर अभी गोल्ड, क्या चल रहा है? आज लगभग हिस्ट्री है, रिकॉर्ड है आज के दिन में, लगभग गोल्ड अभी इंडियन करेंसी में देखा जाए तो 1,45,000 से ऊपर है। 1,45,00,000 1,45,00,000 पर किलो। ये गोल्ड कैसे कोई अफोर्ड कर पाएगा? मेरे को समझ नहीं आ रहा है। सस्ता है गोल्ड। फिर भी अच्छा, अभी भी सस्ता है, फिर भी सस्ता है। हाँ, क्योंकि मैं लास्ट 39 ईयर जो गोल्ड इंडस्ट्री में हूँ, तो मेरे को, मैं जब आया था 3.5 लाख से 4 लाख रुपए पर किलो गोल्ड था, तब भी मैं देखता लोग थोड़ा रेट बढ़ जाते थे, लोग बोलते थे महंगा है गोल्ड। हो गया। जब 30 लाख 40 लाख किलो था तब भी लोग बोलते थे महंगा है। और आज 1,45,00,000 है तब महंगा। मैं बोलता हूँ गोल्ड तो हमेशा सस्ता है, क्योंकि गोल्ड का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है ना। रिप्लेसमेंट नहीं है, और ये हमेशा जैसे अभी भी बहुत लोग उम्मीद में गोल्ड घटेगा, बबल आएगा, बबल अभी चलते रह रहा है, एक बबल आ गया गोल्ड के अराउंड, जिस दिन फूटेगा उस दिन गोल्ड वापस से लाख रुपए पे गिर जाएगा। क्या संभावना है इसकी? गोल्ड का बबल नहीं होता है, हो नहीं सकता, हुआ नहीं हिस्ट्री में। सिल्वर का बबल होता है। कैसे सर? सिल्वर को मैनिपुलेशन किया जा सकता है, यह हुआ भी हिस्ट्री में। गोल्ड का मैनिपुलेशन करना थोड़ा मुश्किल है। तो गोल्ड शॉर्ट टर्म में हो सकता है, थोड़ा घट सकता है, बट लॉन्ग टर्म में गोल्ड कभी घटता नहीं है। ओके। और जो लोग प्लान कर रहे हैं अभी भी खरीदे नहीं खरीदे, उनके लिए आप बोल रहे हैं कि भाई खरीद लो, सस्ता ही है? देखो, अगर आपका रिक्वायरमेंट है तो आप खरीद लो, अगर आप वेट कर सकते हो तो थोड़ा वेट कर लो। तो सर एक तो पहली बात ना, गोल्ड को बहुत लोग एसेट और लायबिलिटी में भी कंफ्यूज कर देते हैं। अब जैसे मैंने भी गोल्ड खरीदा है, देखो सर मैंने भी चेन खरीदा है, तो ये मेरे लिए एसेट है? यस, इस सबसे बेस्ट एसेट यही है, क्योंकि रात को 3 बजे आप इसको बेच सकते हो। बाकी कौन सा चीज़ आपके पास है जो बेच सकते हो रात को 3 बजे? कुछ भी नहीं। अच्छा, ये चेन आप इंडिया में पहन रहे हो, कल आप स्विट्जरलैंड जाओ, वहाँ पे आपका पैसे का दरकार है, कुछ इमरजेंसी आ गया,
आप इसको बेच सकते हो। बाकी कौन सा चीज़ आप बेच के पैसा कर सकते हो? कुछ भी नहीं। तो हो गया ना यूनिफॉर्म करेंसी। दुनिया का हर जगह में आप गोल्ड जाके बेच सकते हो, रात को बेच सकते हो। तो इससे सेम इन्वेस्टमेंट क्या है? तो सर गोल्ड को आप सजेस्ट कर, मतलब गोल्ड अक्खा गोल्ड, जैसे फॉर एग्जांपल कॉइन ये सब लो, ब्रिक लो, या किलो में जैसे ब्रिक लो, या ज्वेलरी बनाओ, क्या आप यूजुअली सजेस्ट करते हो? आप अगर पूछेंगे तो मेरा सजेशन क्या है कि डिपेंड करते हैं आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप खरीदो। अगर आपको डुअल यूज पर्पस में खरीदना है कि आपको पहनना भी है और इन्वेस्टमेंट भी करना है, तो आपकी फिर क्या करो, लो मेकिंग चार्ज, लो वेस्टेज वाला ज्वेलरी खरीदो। अगर ड्यूअल यूज के लिए करना है, ड्यूअल यूज मतलब डुअल पर्पस, डुअल यूज नहीं, डुअल अच्छा, पर्पस dual मतलब purpose। आपने इन्वेस्टमेंट भी करना है आपको और Okay। यूज भी करना है। ठीक जैसे है। आपने घर खरीदा, हाँ करेक्ट, आपने एक घर खरीदा, आपको रहना भी है और आपको इन्वेस्टमेंट भी करना है, तो आप घर खरीदने से बेस्ट क्या है? रियल एस्टेट में। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे भी वही है कि आपको यूज करना है और इन्वेस्ट करना है। उसके Correct। लिए आपने गोल्ड खरीद लिया, बट आपका उसमें एक ही माइनस पॉइंट है कि आपको थोड़ा मेकिंग चार्ज और थोड़ा वेस्टेज दे के खरीदना पड़ेगा। अगर आपने लो मेकिंग चार्ज, लो वेस्टेज खरीदा, फिर भी आपका एक, जब उसको बेचने जाएंगे दाम बढ़ने के बाद, तो आपका थोड़ा पैसा घटेगा। घटेगा बेचने के बाद? अगर भाव बढ़ गया तो नहीं घटेगा, हाँ अच्छा, सेम भाव में गए तो? सेम भाव में गए तो घटेगा। क्योंकि वो मेकिंग चार्जेस लगा मेकिंग चार्ज और वेस्टेज आपने पेमेंट किया जो। ये वेस्टेज क्या होता है? वेस्टेज ये होता है कि ज्वेलरी जब मेकिंग होती है तो वो उसमें कुछ सोना लॉस होता है, तो ओके, तो गोल्ड लॉस बेयर होता है। हमें करना पड़ता है। हाँ, वो तो एंड कंज्यूमर को ही पे करना पड़ेगा। तो मान लो जो वेस्टेज हुआ, जैसे अभी हम कचरा साफ करते तो कचरा का वेस्टेज कचरा, तो गोल्ड का वेस्टेज भी गोल्ड, हाँ, तो वो तो फिर भी कुछ मिलता नहीं है सोना, थोड़ा वेस्टेज तो होता है। अच्छा। और गोल्ड में क्या होता है, मैक्सिमम जो मेकिंग चार्ज है, मैन्युफैक्चरिंग से ट्रेडिंग में जब जाते होलसेलर के पास, तब क्या होता है, उनका मेकिंग चार्ज जो है वो वेस्टेज में कन्वर्ट होके होता है। ओके, 1%, 2%, 4%, 5% परसेंटेज में चलते हैं यहाँ पे। हाँ 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 सर, ये मेकिंग चार्जेस का फंडा क्या? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे मेरे को एक चेन लेना था गोल्ड का। नहीं, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ पहले कि इन्वेस्टमेंट में। हाँ। पहला तो हो गया ज्वेलरी को आप डुअल भी यूज में करो, हाँ। पर आपको ओनली इन्वेस्टमेंट करना है। आपको डुअल पर्पस में चाहिए नहीं करना, आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो मैं बोलता हूँ कि आप फिर बुलियन खरीदो, अगर बड़ा क्वांटिटी है तो। कितना में हम बुलियन डायरेक्ट खरीद अगर सकते 100 ग्राम से ऊपर है तो बुलियन खरीदो, अगर 100 ग्राम से नीचे है तो कॉइन खरीदो। बुलियन कहाँ खरीदोगे? बुलियन आप गूगल में सर्च करो कि आपके सिटी में बुलियन डीलर कौन है, आप उनसे डायरेक्ट खरीदो। आपको बहुत नॉमिनल आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। ओके। और कॉइन खरीदना है तो आप अपने रिटेलर या बहुत सारे ऑनलाइन साइट है, और आप बैंक से भी जाके खरीद सकते हो। कॉइन्स बैंक से। तो ये कॉइन और बुलियन में फर्क, मतलब कुछ प्राइस में डिफरेंस आता है या कुछ क्वालिटी में डिफरेंस, कुछ डिफरेंस है? कॉइन अगर आप 24 कैरेट लोगे तो उसमें आप बेचने जाओगे तो आपका जो मेकिंग चार्ज वेस्टेज ज़्यादा आपको कटेगा नहीं। अच्छा, कॉइन में भी मेकिंग चार्जेस लगेगा? थोड़ा लगता है, बहुत थोड़ा बहुत लगता है। नॉमिनल मेकिंग चार्ज होते हैं। ओके। और बुलियन बार लेंगे तो उसमें ज़्यादा आपका कटेगा नहीं, बट ज्वेलरी में कटेगा ज़्यादा। अगर ज्वेलरी में तो कटेगा ही कटेगा, पूरा ही कटेगा। हाँ, तो आपके पर्पस एंड क्वांटिटी को देखते हुए आपको डिसीजन लेना है कि आपको ज्वेलरी खरीदना है, की कॉइन आपको बुलियन खरीदना है या कॉइन खरीदना है। और अगर आपको लग्जरी के लिए, शो ऑफ के लिए खरीदना है, तो आप फिर हाई मेकिंग चार्ज, हाई वेस्टेज वाला ज्वेलरी खरीदो। फिर उसमें आपको बाद में रिटर्न कुछ नहीं आने वाला, रिटर्न कम मिलेगा। तो मतलब बड़ा सेग्रीगेशन ध्यान से समझना है, बिकॉज बहुत लोग लग्जरी खरीद लेते हैं और उसको अपने आप को तसल्ली देने के लिए बोलते हैं कि मैंने तो इन्वेस्टमेंट कर लिया है। और ज्वेलरी खरीदते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए आपको कि स्टोन वाला, एनामेल वाला, कुंदन वाला, ये सब ज्वेलरी अगर आप इन्वेस्टमेंट, डुअल यूज मतलब इन्वेस्टमेंट एंड आप पहनने के लिए खरीद रहे हो, तो इसको अवॉइड करो। ओके। क्योंकि ये सब घटेगा बाद में। कुंदन ये सब घटेगा, स्टोन, अपने मीना, ये सब बाद में घट जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। माइनस हो जाएगा। और आप
डायमंड ज्वेलरी को अगर अवॉइड कर सकते हो तो अवॉइड करो, क्योंकि डायमंड कभी इन्वेस्टमेंट के लिए आप डायमंड मत खरीदो, ओके क्योंकि डायमंड में रिटर्न नहीं मिलेगा आपको, उल्टा आपका माइनस होगा। अगर आपको डायमंड, आपको लग्जरी चाहिए, स्वैप करने के लिए खरीदना है, तो आप अभी लैब ग्रो डायमंड आ गया, तो लैब ग्रो डायमंड खरीदो, दिखने में एक ही जैसा है, खाली वो एक करेक्ट करेक्ट साइकोलॉजी है कि ये नेचुरल है, ये बाहर से कोई देख के बोल नहीं सकते, बट रेट में डिफरेंस है लगभग 80-20, मतलब 80-20, तो ये अगर 2 रुपए का तो 10 रुपए का है। अगर 100 रुपए का डायमंड है, हाँ, तो लैब ग्रो डायमंड आपको 10 रुपए से लेके 20 रुपए के बीच में और मिलेगा, दिखना सेम, दिखता सेम, और इन्वेस्टमेंट का कोई वैल्यू नहीं है, तो लैब ग्रो नहीं लेना चाहिए फिर चुपचाप, तो जब शो ऑफ का ही पर्पस है जो तो। लोग स्मार्ट है वो ले रहे। अमेरिका में 80% शिफ्ट हो गया, यूएस में आज पहले 100% नेचुरल बिकता था, ओके आज 80% नेचुरल बिकता है, लैब ग्रो बिकता है, 20% ये करते हैं। बट इंडिया में क्या है, डायमंड ज्वेलरी के ऊपर मार्जिन ज़्यादा है, तो इंडिया में डायमंड ज्वेलरी को प्रमोट करते हैं ज़्यादा, लैब ग्रो डायमंड के मार्जिन कम है, टिकट साइज कम बनता है, तो उसको प्रमोट नहीं किया जाता है, और पब्लिक का अवेयरनेस भी नहीं है। ओके। सो सर मेरे को बहुत सवाल आ रहे हैं अभी। डायमंड है, मेरे को डायमंड रिंग बनानी है आज, चलो मेरी एंगेजमेंट हो रही है, मेरे को डायमंड रिंग बनाना है। डायमंड रिंग का कॉस्ट है 2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए नेचुरल डायमंड, पता नहीं किस पहाड़ से तोड़ के लाया वो। लैब ग्रो की डायमंड है 2 लाख रुपए, 1 से 2 लाख रुपए के बीच में, मतलब 10-20%। चलो 1 लाख रुपए। जो 10 लाख वाली मेरी डायमंड है उसका आप बोल रहे हो इन्वेस्टमेंट वैल्यू 0 है, मतलब ये बढ़ेगा नहीं, इन शॉर्ट 10 का 10 रहेगा। बढ़ने का चांसेस ना के बराबर है, घटा है, अभी तो लास्ट 10 साल में देखा जाए तो डायमंड का वैल्यू घटा है। हाँ। तो अगर एक अंदाजन पकड़े 10 साल बाद वो 10 लाख की मेरी डायमंड की रिंग की क्या हालत होने वाली, मतलब क्या एक अंदाजन, चलो मैं 2026 में मैं ले रहा हूँ, 2036 में क्या होगा, 2036 में उसका क्या भाव रहेगा जो 10 लाख वाला मैंने डायमंड लिया? हो सकता है 7-8 लाख हो जाए, या अगर आपका 10 लाख आपको मिल गया तो आपका नसीब है, क्योंकि डायमंड में अंधा मार्जिन है। जो लोग बेचते हैं ना, वो लोग 30-40-50% तक मार्जिन रख के बेचते हैं नेचुरल डायमंड में, क्योंकि इसका कोई स्टैंडर्ड ऑफ प्राइस नहीं है ना। गोल्ड का जैसे इंटरनेशनल एक रेट है, इसका नहीं है। डायमंड का कोई इंटरनेशनल मतलब कोई माय बाप नहीं है, इन शॉर्ट आप बोल रहे हो। जो मैंने आपको बोल दिया वही प्राइस है, वो प्राइस है, मैं फिक्स करने वाला हूँ। सेलर इस फिक्स कर रहे हैं कि ये 50,000 रुपये, 1 लाख रुपए कैरेट का डायमंड है, या 10 लाख रुपए कैरेट का डायमंड है। बड़ा डायमंड में तो और अंधा मार्जिन होता है, बेचने वाला और लेने वाले के ऊपर है। और आप बोल रहे हो डायमंड सिर्फ और सिर्फ लोग शो ऑफ के लिए लेते हैं। Yes. और लैब ग्रो डायमंड का कुछ मतलब 1 ही लाख रुपए का है, 10 साल बाद अगर लाख डायमंड जो है ना, अमीनों के चोचले बोल सकते हैं। ठीक है, आपके पास अंधा पैसा है, पैसा आपको बर्बाद करना है, पैसे को जलाना है, तो डायमंड खरीद के जला लो। सर डिफरेंस क्या है, मैं समझ नहीं आ रहा है फिर, क्योंकि मैंने देखा है लोग को डायमंड के पीछे पागल होते हुए, नेचुरल डायमंड, मतलब क्या डिफरेंस है सर फिर? क्या ऐसा कुछ है कि इसका एस्ट्रोलॉजी बेनिफिट बहुत ज्यादा है, मतलब नेचुरल डायमंड पहनते ही कुछ हो आप बोल रहे हो डिट्टो सेम दिखता है? डिट्टो सेम। ये लोग क्यों भाग रहे हैं? ये एक, जैसे हम आज एलबी का एक बैग लेते हैं, हाँ, क्या एक होप बना दिया गया है। वैसे है क्या एलबी का बैग ही है, नॉर्मल बैग ही है, एक लग्जरी, एक आदमी का इसको बोलते हैं आप साइकेट्रिस्ट ब्रेन वॉश। लोगों का ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि डायमंड बोले तो सीधा हीरा है सदा के लिए, हीरा फंडा है ये वो। तो वो खुद क्या कर सोचता है कि मैं हीरा पहने तो प्राउड फील करते खुद को। ओके, बट ये कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ना ये इन्वेस्टमेंट ग्रोथ दे रहा है। बड़े कंपनी तो क्या करते हैं कि डायमंड को लोगों को साइकोलॉजी ब्रेन वॉश करने के लिए बड़े बड़े लोगों को फ्री में देते हैं पहनने के लिए, ताकि उनको देख के आम लोग हीरा खरीदे। ओके सर, आप क्या फिर सजेस्ट करते हो जो शादी ब्याह में अननेसेसरी, मैं बोल रहा हूँ शादी ब्याह छोड़ दो, नॉर्मल भी किसी की बीवी आई, किसी की बहन आई कि यार मेरे को डायमंड का दिला दो, क्या सजेस्ट करते हो फिर आप? देखिए, मेरा खुद का एक केस स्टडी बताता हूँ कि मेरे को भी इतना नॉलेज नहीं था। ओके। मैंने 2006-7 में मेरे बीवी के लिए एक डायमंड का नेकलेस बनाया। उस टाइम मैंने लगभग 1 किलो सोना जितना डायमंड का कीमत का डायमंड खरीदा था। क्या रेट था सर? उस टाइम कुछ 10 लाख के आसपास
का किलो necklace। का गोल्ड था, 10 लाख के आसपास मैंने डायमंड खरीदा, ठीक है। एक नेकलेस बनाया, हाँ, नेचुरल डायमंड था ये। नेचुरल डायमंड। ठीक है, हाँ। और आज वो नेकलेस को मैं बेचने जाऊं, मेरे को 15 लाख मिलना मुश्किल है। बट उस 1 किलो को सोना को अगर मैं मेरे बीवी को ज्वेलरी बना के देता उस दिन, समझ लो, तो आज वो 1 किलो सोना आज 1,45,00,000 होता। 10 लाख का इन्वेस्टमेंट 1,35,00,000 होता था। 1,45,00,000 रुपीस। और मान लो लैब ग्रोन आप देते थे एग्जाम्पल, तो बीवी का रिएक्शन क्या होता था फिर? देखो, जो पढ़े लिखे हैं वो समझ जाएंगे, जो अनपढ़ है वो बोलेंगे मेरे को फेक चीज दे रहे हो, जबकि फेक जैसा कुछ है नहीं। कुछ नहीं है। फर्क यही है कि वो नेचुरल है, पहाड़ से निकला गया है, और ये मशीन से लैब में बनाया गया है। दोनों में कलर में उल्टा, लैब ग्रो डायमंड कलर में और अच्छे होते हैं, उसके क्लैरिटी और अच्छे होते हैं, उसका कटिंग और अच्छे होते हैं। सर अगर इसी को एग्जाम्पल को मैं गोल्ड में शिफ्ट करता हूँ, गोल्ड नकली जो आप बोल रहे हो वो सारे डेफिनेशन को मैं गोल्ड में डाल देता हूँ कि मैं गोल्ड नकली पहनता हूँ। और क्योंकि देखो असली गोल्ड भी, क्योंकि लोग बोलेंगे कि अच्छा भाई ये तो गोल्ड वाला है तो डायमंड की बुराई करेगा, लेकिन अगर गोल्ड 100 रुपये का है, मैं नकली लूँ तो 2 रुपये का है, तो इसमें फिर आप क्या फेवर करोगे? नहीं, पहले तो मैं करेक्ट कर दूं कि मैं ज्वेलरी बिजनेस वाला हूँ। अच्छा, तो आप डायमंड बेचते हो फिर तो? मेरे लिए ज्वेलरी में हर एक चीज़ है, हर एक चीज ज्वेलरी है, ठीक है। बट क्योंकि मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ, आपके दर्शक देखेंगे, मैं उनको मिसगाइड नहीं कर सकता। करेक्ट। बाकी वो अपना बुद्धि यूज करे, ठीक है। उसको मेरी बात लेनी है ले, ना लेनी है ना ले, बट मैं उसको मिसगाइड नहीं करोगे, करेक्ट। ठीक है। सो गोल्ड में अगर मैं बोल दूं कि नहीं मैं नकली गोल्ड लूंगा, तो लो, आज के दिन में यंग जनरेशन तो ले रहे फैशन ज्वेलरी। लो, अगर आपका बजट नहीं है और आपको खाली पहनना है 2-4 दिन के लिए और फेंक देना है, तो आप फैशन ज्वेलरी लो, किसने मना किया आपको? अगर आपको इन्वेस्टमेंट एंड यूज के लिए लेना है तो गोल्ड खरीदो। ओके, मेक सेंस। बट सर नकली गोल्ड और नकली डायमंड, आपको लगता है कुछ डिफरेंस है? कंपैरिजन सही है ये जो मैं कर रहा हूँ? देखिए, नकली गोल्ड बोले तो फैशन ज्वेलरी जो दिखने में गोल्ड जैसा है बट गोल्ड होता नहीं है, करेक्ट, और उसका कोई रीसेल वैल्यू नहीं है, बराबर, ठीक। बट नकली डायमंड नहीं है, वो रियल डायमंड जैसे ही है। लैब डायमंड नकली नहीं है, वो रियल डायमंड जैसा है, उसके हार्डनेस, क्लियरिटी, कटिंग, हर एक चीज डायमंड जैसा है। ओके, तो अगर मान लो अगर लैब ग्रोन डायमंड को बेचने गए तो वो रीसेल वैल्यू है। अच्छा, रीसेल वैल्यू है, बिकेगा, बट आप फैशन ज्वेलरी रीसेल वैल्यू नहीं है, बिकेगा कुछ भी नहीं हो तो कोई खड़ा भी नहीं रखेगा, वो बोलेगा पागल हो गया निकल यहाँ से। तो लैब ग्रो डायमंड बिकेगा ना, रीसेल वैल्यू है। अभी बहुत सारे कंपनी तो 100% बायबैक भी दे रहे। ओह, 100% बायबैक, ऑसम। तो मतलब इतना मेरे को समझ में आ रहा है कि अगर गोल्ड इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है या सेल्फ यूज के लिए लेना है, असली लो, क्योंकि एट द एंड पैसा आपका बढ़ेगा। जैसे आपने बोला कि अगर आपने अपने मैम को, अपने वाइफ को इन शॉर्ट 2006 में गोल्ड लेके दिया रहता तो आज वो 1,35,00,000 होता था, 45 लाख, 1,45,00,000 होता था। और अगर डायमंड लेना है तो लैब ग्रोन लो। ये बहुत अमेजिंग क्लैरिटी मिला, क्योंकि मैं खुद लर्न कर रहा हूँ कि समझ में आया कि किस तरीके से आगे चलना है। अब सर, अब बात करते हैं सिल्वर का। लोग बोल रहे हैं सिल्वर इज बिकमिंग न्यू गोल्ड, सिल्वर एक नया सोना की तरह भागते जा रहा है। आपने बोला ये, क्योंकि ये असली नकली का बहुत फाइट है हर घर के अंदर, नकली वाला। आज मेरे को लग रहा है डायमंड का ये वाला रील काट के ना लोग अपने घर पे भेजने चाहिए कि देखो भाई लैब ग्रोन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताकि लोग की मानसिकता बदले और कम खर्चा करे। अगर जैसे आप बोलते हो अंधा पैसा नहीं है उड़ाने के लिए, तो सर सिल्वर का क्या सीन है? ये सिल्वर इतना तेज़ से भाग रहा है एंड आप ज्वेलरी बिजनेस में हो, तो क्या अब इसको भी मैं ये पूछूंगा कि क्या ये बबल है? जैसे आपने बोला कि गोल्ड सिल्वर जैसा नहीं, सिल्वर को एक बार के बबल बोल सकते हैं, आपने बीच में मेरे को बोला, तो क्या सिचुएशन सिल्वर का? लोग सिल्वर में अंधा इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई ETF से कर रहा है, कोई जेन्युइन सिल्वर जाके खरीद ले रहा है, तो क्या चल रहा है इसका सर? देखिए, आप हिस्ट्री से सीख लो। हिस्ट्री में 2-3 बार सिल्वर का बबल बस्ट हुआ है। अच्छा, हुआ है, पहले भी हुआ है। सिल्वर इज द मैनिपुलेशन, सिल्वर को मैनिपुलेशन किया जा सकता है और लोग करते भी है। और अभी जो सिल्वर का रेट बढ़ रहा है उसका 2-3 कारण है। एक, चाइना
और कुछ फंड हेजिंग हाउस मैनिपुलेशन कर रहे हैं। साथ में क्या हुआ कि इंडस्ट्रियल यूज थोड़ा सिल्वर का अचानक बढ़ गया, तेजी आ गया, बट जितना तेजी है उससे ज़्यादा उसको प्रमोट किया गया ताकि इसको मैनिपुलेशन अच्छी तरीके से किया जाए। क्योंकि सिल्वर माइनिंग नहीं होती है, सिल्वर एक बाय प्रोडक्ट है, तो इसके लिए बाई प्रोडक्ट मतलब सिल्वर का डायरेक्ट माइनिंग नहीं होता, वो दूसरे प्रोडक्ट के साथ, जैसे गोल्ड जब माइनिंग होती है उससे सिल्वर कुछ निकलते हैं। अच्छा, ओके। जिंक से सिल्वर निकलते हैं, कॉपर से सिल्वर निकलते हैं, ऐसे बाय प्रोडक्ट है। गॉट इट। ये डायरेक्ट सिल्वर का कोई डायरेक्ट माइनिंग नहीं होती है। गॉट इट। तो आज के दिन में सिल्वर जो रेट बढ़ा है ये मैनिपुलेटेड है, ये बबल है। तो जो लोग और मैं बोलता हूँ आप अगर आपका गोल्ड एंड सिल्वर का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो आप बनाते हो तो उसमें 80-20 का फॉर्मूला यूज करो। अगर आपने 100 रुपये का आपको गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करना है टोटल इन्वेस्टमेंट, तो 80 रुपये करो गोल्ड में, 20 रुपये करो सिल्वर में। सिल्वर में ज़्यादा इन्वेस्ट मत करो क्योंकि वो ये क्या है ना, कुछ स्टॉक जैसे होता है ना शेयर मार्केट का, तो बढ़ता है तो चलो हम भी ले लेते हैं। फिर क्या होता है जब बबल फूटता है तो सब रोते हैं। करेक्ट। तो सिल्वर में ऐसा काफ़ी बार हुआ है, और इस बार जो हुआ है, इस बार चाइना ने बहुत बड़ा मैनिपुलेशन किया है सिल्वर को। ओके। चाइना ने क्या किया कि सबसे ज़्यादा होल्डिंग एंड सबसे ज़्यादा माइनिंग चाइना का है, तो चाइना ने क्या किया, सैंक्शन लगा दिया, जिसकी वजह से अचानक सिल्वर का सप्लाई कट गया, सप्लाई चेन रुक गया। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो चाइना इसको कंट्रोल कर रहा है। और कुछ हेज हाउस जो है पहले से इसको कंट्रोल करके कर रहा था, तो इसी वजह से ये सिल्वर इज मैनिपुलेटेड कंप्लीटली। वाओ, मतलब बहुत स्ट्रेंज है, जहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े नामचीन इन्फ्लुएंसर्स, में नाम नहीं लूँगा, कुछ लोगों तो मैं भी जानता हूँ, जो बोलते सिल्वर खरीदो, सिल्वर खरीदो, सिल्वर खरीदो, और आप सीधा बोल रहे हो सिल्वर मत खरीदो बिकॉज ये मैनिपुलेटेड है। अगर खरीदना भी है तो 80-20 करो, 80-20 जैसा आपने बताया। ठीक है। मतलब बहुत क्लैरिटी आ रही है आलम सर। मेरे को एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दिमाग में आ रहा है अभी। मान लो मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मेरे को एक चेन लेना था, ठीक है। मैं एक लोकल ज्वेलर के पास गया, उसने वो चेन का दाम मुझे कुछ ध्यान में 1,20,000 का बताया, 1,20,000, और मैं ब्रांडेड दुकान पे गया, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत बड़ा ब्रांडेड गोल्ड का, सब लोग जानते हैं उसको। उसने सेम चेन का मुझे 150 बोला, 30,000 रुपये का फ़र्क था ऑलमोस्ट। फिर बोलते हैं हम इस पर आपको डिस्काउंट करके 140 तक दे देंगे। तो ये भी बड़ा स्ट्रेंज लगा, सीधा 10 का डिस्काउंट जब उसको लगा, फिर भी 20,000 का डिफरेंस था। सेम गोल्ड, सेम वेट, उसने बताया कि 18 ग्राम्स गोल्ड है, आपका कुछ उसके अलावा फिर हम उसके 2-3 ग्राम कॉपर डालेंगे थोड़ा उसको मजबूत करने के लिए, सब तो सेम कॉन्फ़िगरेशन दोनों में था, लोकल ज्वेलर में भी और ब्रांडेड में भी। समहाउ मेरे घर वाले कन्विंस नहीं थे और 1,40,000 का मैं लेके आ गया। जबकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ पे लोकल, क्योंकि उनको था ये ब्रांड है, कुछ तो मिस्टेक है, वो कुछ सस्ता बेच रहा है, मतलब सोना कुछ ने सुना मैं कालागांडी कर रहा है। आप इस सिचुएशन में रहते तो क्या करते थे? देखिए क्या है कि लोग ब्रांड के ऊपर या बड़े दुकान के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, इसलिए लोग प्रीमियम देने के लिए तैयार होते हैं, और शायद बड़े दुकान वाला इसी का फायदा ले रहे। ओके। जितने भी इंडिया में ज्वेलर्स है, चाहे बड़े हो छोटे हो, 99% जो ज्वेलरी जो है वो खुद मेकिंग नहीं करते, वो बाजार से खरीदते, मैन्युफैक्चरर से या होलसेलर से खरीदते। तो आप समझ लीजिए कि एक ब्रांड ज्वेलर्स के पास जो चेन मिलेगा, उस सेम मैन्युफैक्चरर से आपके गली का रिटेलर भी वहीं से लाया होगा। मेरा खुद का प्रोडक्ट मैं देखता हूँ कि एक छोटे रिटेलर भी रखता है और एक बड़े रिटेलर भी रखते हैं। छोटे रिटेलर वही सेम प्रोडक्ट को 10 रुपये मेकिंग चार्ज में बेचते हैं, और बड़े रिटेलर उसको 100 रुपये में बेचते हैं, क्योंकि वो ब्रांड है। तो इसमें आप अपना बुद्धि को यूज करना पड़ेगा कि आप देखिए, पहले क्या होता था कि छोटे दुकान वाला आपको प्योरिटी में ठग सकता था, क्योंकि अभी BIS ने रूल बना दिया कि विदाउट BIS हॉलमार्किंग आप सोना नहीं बेच सकते, और उसका स्टैंडर्ड सेट कर दिया। तो अगर आपका
ज्वेलरी हॉलमार्किंग है तो प्योरिटी में आपको ठग नहीं सकते हो। ओह बाकी रहा गोल्ड का रेट, गोल्ड का रेट इंटरनेशनल रेट है Correct. और इंडिया का एक रेट चलता है और उसका आप खुद कैलकुलेशन करके गूगल में जाके कैलकुलेशन में फॉर्मूला है, आप उस दिन का क्या रेट चल रहा है आप खुद कैलकुलेशन कर सकते हो। वो कैलकुलेशन आप कर लो, तो कैलकुलेशन करके आप देख लो कि दोनों जगह में गोल्ड का जो रेट है प्राइस है वो सही लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है। तो ये दोनों चीज में तो ठग नहीं सकते आपको। correct. आपको बाकी रहा उसका मेकिंग चार्ज, वेस्टेज। हर दुकान अपना ब्रांड अपना पॉलिसी के हिसाब से मेकिंग चार्ज और वेस्टेज लगाता है। करेक्ट। तो आपको देखना है कि आपको किससे लेना है, क्या प्रोडक्ट लेना है, आपको डिसीजन लेना है। बट मैं तो आपको बोलूँगा कि आपके फैमिली ने आपका पैसा को जला दिया। मतलब वो 20,000 रुपये एक्स्ट्रा फालतू में देके आ जल गए। गया, जला दिया आपने। और यही मिस्टेक मेरे को लग रहा है सब नहीं कर रहे फिर, कि ब्रांड का, जैसे मेरे को लग रहा है एक एडवर्टाइज में देखी थी, टीवी पे ऐड आती थी, वो एक आदमी एक फैंसी रेस्टोरेंट में जाता है, बहुत बड़े होटल में जाता है और वो मेन्यू पढ़ता है, तो बहुत बड़ा लिखा था पैराग्राफ की तरह, तो उसका एक मेन्यू लिखा था, तो वो पढ़ नहीं पाया, तो उसने वेटर को बुलाया और वेटर को बोला ये वाला मुझे दे दो। तो वेटर बोलता है अच्छा आपको ये चाहिए विद सफोटी दाल एंटल ये वो, बोलता हाँ हाँ ये लेके आ जाओ, समझ नहीं आ रहा लेके आ जाओ। वो अपना किचन का दरवाज़ा खोलता है और गली आ जाती है, बोलता है ये ताई एक दाल लगा फटाफट और वो जाके दाल को थोड़ा सजा वजा के उसको लेके जाता है और 400 रुपये का दाल वो रेस्टोरेंट में खा के आता है। तो समहाउ मेरे को वही चीज़ यहाँ पे लग रहा है कि एक सेम प्राइस, बट क्योंकि ब्रांड है, बड़ा शोरूम है, आप गए, आपको पानी पूछा गया, आपको बैठाया गया, इतना बड़ा शोरूम है, उसके 20,000 रुपये फालतू हम सब दे के आते हैं। मेकिंग चार्ज का फंडा क्या है सर? ये फ्रॉड है, कोई फिक्स नहीं है, सब अपने हिसाब से कैसे लगा लेते हैं? देखिए दूसरे इंडस्ट्री में क्या होता है कि एक मैन्युफैक्चरर तय करते कि उसका प्रोडक्ट क्या रेट में बिकेगा। चाहे एक पानी से लेके, एक चिप से लेके, मोबाइल से लेके, मैन्युफैक्चरर तय करते हैं। तो नीचे से रूल होता है। करेक्ट। बट ज्वेलरी इंडस्ट्री उल्टा है, यहाँ पे अच्छा रिटेल, होलसेल, फिर मैन्युफैक्चरर। तो यहाँ पे क्या होता है कि रिटेलर तय करता है कि उसको क्या वेस्टेज लगाना है और क्या मेकिंग चार्ज लगाना है, अपना खुद का डॉन है वो। अब क्योंकि मार्केट में वही सेम ज्वेलरी सारे लोग खरीद रहे हैं, ज्वेलरी में कोई डिफरेंस नहीं है। तो वो देखता है कि मेरा कितना उनका पॉलिसी हिसाब से पॉलिसी बनाते हैं, उनका इन्वेस्टमेंट, उनका रोटेशन, उनका कैपिटल, उनका ऑपरेशन कॉस्ट, हर चीज़ को देखते हुए, मार्जिन, करेक्ट, हर चीज़ को देखते हुए वो अपना मेकिंग चार्ज एंड वेस्टेज फिक्स करता है। प्रॉफिट उसको कितना कमाना है, Correct. उसको कितना प्रॉफिट कमाना है। अभी कोई छोटे दुकानदार है, उसको कम प्रॉफिट कमाना है, बड़े दुकानदार उसका बड़ा ऑपरेशन कॉस्ट है, तो उसको ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है और या ज़्यादा मार्जिन लेना है, तो मार्जिन तो आपसे ही लेगा। करेक्ट। मतलब बहुत ही पावरफुल तरीके से आपने मेरे को बताया कि किस तरीके से, बिकॉज ये बहुत लोग कन्फ्यूजन है कि कहाँ से खरीदे, कैसे खरीदे, किस हिसाब से खरीदे और ब्रांड पे ट्रस्ट करे ना करे। अब मेरे को लग रहा है कि लोगों को क्लैरिटी आएगा। सर यहाँ पे मैं बोलूँगा ब्रांड इज इक्वल्स टू ट्रस्ट, सबको लगता है बड़ा ब्रांड मतलब ट्रस्ट। तो आपने बोला कि छोटे ब्रांड में भी ट्रस्ट किया जा सकता है, बट BIS का हॉलमार्क हो तो यस, ये पहले इशू था जब हॉलमार्किंग मैंडेटरी नहीं था। तब क्या था, प्योरिटी में काफ़ी गोलमाल होता था। तो इसमें क्या हुआ कि जब ब्रांडेड लोग आए तो उन्होंने एक ट्रस्ट बना लिया कि उन्होंने प्योरिटी के ऊपर काफ़ी काम किया कि वो प्योरिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे, आज भी नहीं करते। बट छोटे जो दुकानदार है उनको बाय द प्रेशर पॉलिसी के वजह से उनको प्योरिटी को लाना पड़ा। तो आज के दिन में अब अगर हॉलमार्किंग सही है, उसके दुकान में हर बड़े छोटे रिटेलर के पास गोल्ड टेस्टिंग मशीन रहते हैं। जैसे आप अपना ब्लड टेस्ट करते हो, शुगर टेस्ट करते हो, ऐसे 30 सेकंड से लेकर 60 सेकंड के अंदर मशीन में आप सोना दे दो, आप टेस्ट कर सकते हो। तो अगर हॉलमार्किंग है भी, फिर भी क्या करो, आप बोलो भाई मेरे को आपका मशीन से टेस्ट करके दिखा दो सोना का प्योरिटी। फिर भी अगर आपको सपोज करो आपका दुकान में डाउट है कि ये किसी ने बोला कि ये तो गलत सोना बेचता है, तो क्या करो, उसका हॉलमार्किंग को आप देख लो कि जेन्युइन है कि नहीं है।
तो जेन्युइन चेक करने के लिए दो तरीका है। एक तो आप आई क्लास से उसका एक 6 डिजिट का एक नंबर रहता है, HOD नंबर। Okay. उस HOD नंबर को आप क्या करो, BIS केयर ऐप में जाके चेक करो। BIS स्कैन, BIS केयर ऐप, अच्छा केयर ऐप, ओके हाँ। उसमें जाके क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हो। फिर भी आपको तसल्ली ना हो तो क्या करो कि आप गूगल में सर्च करो कि BIS रिकॉग्नाइज एसिंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर नियरेस्ट। तो आपके आसपास कोई ना कोई BIS एसिंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर मिलेगा ही मिलेगा। हाँ। इंडिया में लगभग 1800 BIS रिकॉग्नाइज एसिंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर है। तो वहाँ पे जाके लगभग 200 रुपया प्लस GST का आपको चार्ज देके आप उसको रीचेक करा लो कि भाई मेरा ज्वेलरी प्योरिटी सही है कि नहीं है, देख लो। तो आप 10,000 20,000 ज़्यादा देने से अच्छा 200 रुपया ज़्यादा दे दो। वाओ, एग्जैक्टली। बट सर खरीदने के बाद हम लेके जा सकते हैं ना, फिर उसके पहले वो लेके? हाँ, खरीदने के बाद भी लेके जाओ ना। हाँ। लेके जाके अगर आपने बिल ले लिए, बिल से खरीदा है, हाँ। और आपने जाके वो ज्वेलरी को देखा कि प्योरिटी में प्रॉब्लम है, तो आके इसको आप BIS को कंप्लेन करो तो आपको फाइन, आपको प्लांट मिलेगा। अच्छा, कंप्लेन भी कर सकते हैं? हाँ, तो BIS हॉलमार्किंग यहाँ पे बोल सकते हैं कि बहुत ही ट्रस्टेड है, अगर वो है तो झूठ नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं ना? BIS हॉलमार्किंग में फ्रॉड नहीं हो सकता ना? कुछ रिटेलर हॉलमार्किंग में भी थोड़ा ऊपर नीचे करते हैं। तो इसके लिए आप रीचेक कर लो ना। ओके। चेक करने का जो मैंने तरीके बताया, स्कैनर या कैर ऐप में आप चले जाओ, या फिर BIS केयर ऐप में जाके 6 डिजिट का आपका नंबर उसमें डाल दो तो वो दिखा देगा। Awesome. और उसके बाद BIS रिकॉग्नाइज एसिंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर में जाके रीचेक भी कर सकते हो, और इमीडिएट गोल्ड टेस्टिंग मशीन में चेक कर सकते हो। कर लीजिए। ये 3 तरीका है। वाओ सर, इसके बावजूद जैसे आपने बोला BIS ऐप है, कैर ऐप है, नज़दीकी है, 1800 सेंटर से BIS के, और ब्रांड वर्सेस लोकल भी आपने बता दिया, फिर भी आपके हिसाब से क्या रेगुलर 2-3-4 स्कैम्स फिर भी साइलेंटली हो रहे हैं कस्टमर्स के साथ? या इसको इस तरीके से सोचिए कि फिर भी कस्टमर अपना जाके उसके साथ अननोइंगली बेचारे खुद ही अपने से स्कैम कर लेता है गोल्ड खरीदते टाइम? क्या फ्रीक्वेंट मिस्टेक्स होते हैं? देखिए, स्कैम वही है कि आपसे प्योरिटी आपने सचक अगर हुए तो प्योरिटी में आपका साथ नहीं हुआ, तो आपके साथ दूसरा हो सकता है कि आप स्कैम नहीं बोल सकते, आपसे थोड़ा ज़्यादा नफा। मैं स्कैम नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं ज्वेलरी इंडस्ट्री का बंदा हूँ, तो मैं इसको स्कैम नहीं बोलूँगा। कुछ लोग प्रॉफिट ज़्यादा बनाने के लिए गोल्ड रेट में थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर लेते हैं, तो उसमें आप चेक कर लो। कुछ लोग मेकिंग चार्ज ज़्यादा लगा देते हैं, तो आप 4 दुकान ढूंढ के आप देख लो मेकिंग चार्ज सही मेकिंग चार्ज क्या है, सही वेस्टेज क्या है। और स्टोन वाला ज्वेलरी आप अवॉइड करो तो फिर आपको चीट नहीं कर सकता। तो सर मेकिंग, जिससे अब मेरे को इसमें समझ में आया, मेकिंग चार्जेस हमारे हाथ में, आपके हिसाब से क्या एक सही मेकिंग चार्ज, बिकॉज आप गोल्ड बिजनेस में बहुत साल से हो, और आपने भी सही बोला नफ़ा कमाने के लिए लोग ज़्यादा कम बेच रहे हैं, वो भी मैं समझ में आ रहा है, बिजनेस के ऊपर है। अगर एक सेल्समैन अच्छा है तो 2 रुपये की चीज़ 20 रुपये में बेचे, उसमें फ़र्क नहीं पड़ता। बट क्या एक एवरेज मेकिंग चार्जेस आपको लगता है वाइबल है, जो एक पर्सन निगोशिएट कर सकता है किसी बड़े शोरूम या लोकल वेंडर के पास जाके? ये बड़ा प्रॉब्लम है ज्वेलरी इंडस्ट्री में। ज्वेलरी इंडस्ट्री में सिमिलर प्रोडक्ट का कोई स्टैंडर्ड मेकिंग चार्ज या स्टैंडर्ड वेस्टेज नहीं है। ओके। तो आपको कंपैरिजन ही करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। ओके। आपको सिमिलर प्रोडक्ट 2-4 दुकान ढूंढ के देखना पड़ेगा कि मार्केट में उस सिमिलर प्रोडक्ट का क्या वेस्टेज और क्या मेकिंग चार्ज चल रहा है। करेक्ट। और कोई ऑप्शन नहीं है, और कोई स्टैंडर्डाइज ही नहीं है ना। ये ज्वेलरी इंडस्ट्री, बहुत सारे प्रोडक्ट है ज्वेलरी में, हजारों प्रोडक्ट्स हैं, तो इसमें कोई स्टैंडर्डाइज नहीं है। और मतलब जब भी कोई एक बड़ी शॉपिंग करने जा रहा है ज्वेलरी की, चाहे वो शादी ब्याह की हो या ऐसे ही किसी को, मान लो आप 20-25 लाख का ज्वेलरी लेने जा रहे हो, कोशिश कीजिए 2-3 जगह से भाव निकाल के कीजिए। हाँ, 3-4 जगह में आप कोटेशन ले लो, वेरिफिकेशन कर लो, फिर आप अपना बुद्धि को यूज़ करो। वैसे इंडियन गृहिणी जो होते हैं, लेडीज जो होते हैं, वो स्मार्ट तो है। मैं बोलता हूँ क्योंकि आप महंगा चीज़ खरीद रहे हो तो और थोड़ा स्मार्ट बन जाओ। यस सर, एक नया चीज़ चालू हुआ है और मेरे को लग रहा है मेरे सामने चालू हुआ, पता नहीं, मेरे को आप गाइड करना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि उसी टाइम चालू हुआ है। 2021 या 20 से डिजिटल गोल्ड चालू किया था पहली बार पेटीएम ने।
मुझे नहीं पता वो डिजिटल उसी टाइम उसका जन्म हुआ था गोल्ड का कि पहले से लोग खरीद रहे थे, तो सब लोगों ने डिजिटल गोल्ड खरीदना चालू किया। मैंने भी कुछ खरीदे क्योंकि मेरे को भी लग रहा है सबसे बेस्ट है, क्योंकि फिजिकल गोल्ड लेने का और रखने का टेंशन अपने आप में एक अलग है। अगर घर पे किसी के 100 ग्राम का भी गोल्ड पड़ा हुआ है ना, तो अगर वो घूमने जाएगा तो उसका पूरा दिमाग बसा रहेगा कि मेरे घर पे सब सेफ है कि नहीं है। सो डिजिटल गोल्ड के फेवर में आपका क्या कहना है सर, क्योंकि आप तो फिजिकल गोल्ड के मास्टर हो। देखो, मैं तो हमेशा बोलूँगा कि आप फिजिकल खरीदो, फिजिकल खरीदो, फिजिकल खरीदो। और फिजिकल खरीद के अगर आप इन्वेस्टमेंट एंगल से खरीदते हो तो मैं बोलता हूँ और एक इनकम आपको पैसिव इनकम भी हो सकता है आपका। अगर आपके पास अच्छे क्वांटिटी में गोल्ड है, बुलियन आपने खरीदा या कॉइन खरीदा, उसको क्या करो, आपके नज़दीकी कोई ट्रस्टेबल रिटेलर या B2B होलसेलर या मैन्युफैक्चरर को आप क्या करो, उनको इंटरेस्ट में चढ़ा दो। आप उनको दे दो, दे के बोलो कि भाई मैं आपसे गोल्ड आपको लोन दे रहा हूँ और गोल्ड का लोन का इंटरेस्ट मैं गोल्ड में ही लूँगा। और मैंने ऐसे कुछ लोगों को बुद्धि दिया था, आइडिया दिया था। मेरे कुछ दोस्त, जिसमें से मैं एक दो को बात करूंगा कि मैंने 10 साल पहले किसी को मैंने बोला था, वो 1 करोड़ रुपए गोल्ड में इन्वेस्ट किए थे। ठीक है, मतलब 1 करोड़ का गोल्ड ले लिया, 1 करोड़ का गोल्ड खरीदा और उसने गोल्ड को खरीद के गोल्ड में उन्होंने दे दिया और हर महीने में 10 से 12% का उन्होंने इंटरेस्ट लिया, मतलब 1 किलो में करीबन 100 ग्राम। एक मिनट सर, हर महीने 10 से 12% साल का? अच्छा, मतलब महीने का 1% आ जा रहा है। वेरी गुड। तो लगभग 12% 10 to 12% आता है साल का। 10 to 12%। अगर उससे थोड़ा भी कम भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है कि सामने वाला कौन है जो ले रहा है। तो मिनिमम 10% तो आ ही रहा है। तो 1 किलो गोल्ड में आपने 100 ग्राम 1 साल में मिल गया, तो दूसरे साल आपके पास कितने हो गए? 1100 ग्राम गोल्ड। फिर आप 1100 ग्राम गोल्ड को इंटरेस्ट में चढ़ा दो। अच्छा, एक मिनट, तो आप बोलो सर जो 1% आ रहा है वो भी गोल्ड फॉर्म पे आ रहा है? गोल्ड फॉर्म में लो और उसको वापस इंटरेस्ट में चढ़ा दो। तो मैंने 10 साल पहले किसी को बोला 1 करोड़ का गोल्ड खरीदने के लिए, आप बोलिए वो 1 करोड़ इन्वेस्ट करके आज कितना पैसा बनाया होगा? 6-7 करोड़, 10 करोड़ अब। वाओ, यही सेम फॉर्मूला में, सेम फॉर्मूला में। ये बहुत मैजिकल सा लग रहा है मेरे को। सो आप ये बोल रहे हो मैंने 1 करोड़ लगा दिया, गोल्ड खरीद लिया, अब 1 करोड़ का 1% होता है 10,000 रुपये, बराबर ना? हाँ, 1 करोड़ का 10,000 होता है। एक करोड़ का 1% होता है 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपए, करेक्ट। 1 लाख रुपए का मुझे पैसा नहीं आ रहा है, गोल्ड आ रहा है, तो उसका भी मेरा भाव तो बढ़ते जा रहा है। जैसे आपने पैसा बैंक में रखते तो आपको इंटरेस्ट क्या आता है? पैसा आता है। ऐसे गोल्ड को अपने इंटरेस्ट में चढ़ाया तो गोल्ड का इंटरेस्ट गोल्ड में आता है और गोल्ड का भाव तो बढ़ेगा। गोल्ड का जो इंटरेस्ट है उसका भी भाव बढ़ रहा है, जो असल है उसका भी भाव बढ़ रहा है। वाओ। और ये एक सबसे पावरफुल पैसिव इनकम। और आप लॉन्ग टाइम में आप मैजिकल फिगर देखोगे। सर आप बोल रहे हो 1 करोड़ का 10 करोड़ बना, अगर ज्यादा और 10 साल में, तो अगर मैं 1 करोड़ का फ्लैट खरीदा रहता था 10 साल पहले, तो आज ज्यादा से ज्यादा वो 4 करोड़ बिकता था। मतलब मैं एकदम ज्यादा बोल रहा हूँ, जबकि मार्केट अच्छा, तेजी मार्केट होना चाहिए, बायर अच्छा होना चाहिए, अगर सब कुछ फिट बैठा तब जाके 1 करोड़ का 4 करोड़ होता। तो मुझे लग रहा है गोल्ड वर्सेस रियल एस्टेट पे को कंपेयर करे तो गोल्ड तो पैसिव इनकम का भी सोर्स बन सकता है, जो किसी ने सोचा ही नहीं रहेगा। तो मैं तो बोल रहा हूँ सोना खरीदो। तभी तो मैं कह रहा हूँ सोना खरीदो। ऑसम। और एक चीज मैं आपके व्यूअर को बोलूंगा, आपके घर में अगर कंज्यूमेबल आपने गोल्ड खरीदा था, ज्वेलरी है, सपोज करो आपके घर में 1 किलो ज्वेलरी है, पर उसमें से कुछ ज्वेलरी ऐसा है जो आप यूज नहीं कर रहे हो, बहुत पुराना हो गया, उसको भी क्या करो, उसको मेल्ट करके उसका प्योरिटी टेस्ट करके उसको गोल्ड बार में कन्वर्ट करके उसको भी इंटरेस्ट में चढ़ा सकते हो, वो भी आपका पैसिव इनकम बन जाएगा। वाओ सर, इसमें ये पूरे प्रोसेस में कैसे मेक श्योर करें कि हमारा गोल्ड सेफ रहे? पहला, भले आपने बोला कि ट्रस्टेड को दो, बट अगर वो ट्रस्ट को वेरीफाई करने के भी 2-3 पैरामीटर्स आप बता दो। मान लो मैं हूँ सर, मेरे पेरेंट्स लोग के गोल्ड के सारे पहचान है, उन लोग जो हर बार गोल्ड के शॉप में आना जाना, दोस्तियारी करना, इन्वेस्टमेंट करना। अब मैं तो यंग जनरेशन हूँ, मेरे पास टाइम नहीं किसी रिटेल वाले को मेरा पहचान करना है, बट मेरे को पैसिव इनकम चाहिए और मेरे को सिर्फ गोल्ड वालों को हाई बाय करता हूँ। तो मैं कैसे मेक श्योर करूँ कि मेरा गोल्ड भी सेफ रहे और मेरे को गोल्ड आने वाला पैसा भी सेफ रहे? तो आपको क्या करना है कि एक तो ट्रस्टेबल ज्वेलर्स होना चाहिए, ज्वेलरी बिजनेसमैन होना चाहिए, हाँ। और साथ में आप अच्छे से पेपर वर्क कर लो।
एकदम एग्रीमेंट करके अच्छे से अच्छा पेपर एग्रीमेंट करके दे दो, चेक बैग ले लो, अच्छे से पेपर फॉर्मेलिटी कर लो। चेक भी ले लो, वेरी नाइस। हाँ इस सेम कॉन्सेप्ट में गवर्नमेंट ने भी एक स्कीम लाया था, गोल्ड मॉन्टे स्कीम, बट वो बहुत कम इंटरेस्ट था उसका। ओके और क्योंकि कम इंटरेस्ट था और गोल्ड ज्वेलरी के ऊपर लोगों का एक सॉफ्ट कॉर्नर है, इसलिए लोगों ने ज़्यादा गोल्ड उसमें डिपॉजिट नहीं किया। बट गवर्नमेंट ने लाया था गोल्ड मॉन्टे स्कीम। मॉन्टेस, और क्या इंटरेस्ट रेट देते थे उन लोग? उन्होंने दिया था 2-2.5% का साल का। हाँ लेस देन एफडी, इसलिए नहीं चला रहेगा। हाँ कोई देगा नहीं। तो मतलब अगर एक अच्छे से एग्रीमेंट कर लिया, चेक ले लिया, तब तो आपके पास पूरा व्हाइट एंड ब्लैक और प्रूफ हो उनका गया। अगर आप दुकान वाले अच्छे कैपेसिटी है उनका, बढ़िया उनका सेटअप है पूरा। सेटअप है, तो आपने 100-200 ग्राम अगर आपने दिए, किलो दिए, तो वो आपके लिए थोड़ी उड़ भाग जाएगा। भाग जाएंगे, सीधी बात है। 100 किलो के लिए वो, और 1 किलो के लिए क्यों वो सब करेंगे वो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो और डिजिटल गोल्ड में ये सब कुछ नहीं हो सकता मतलब? डिजिटल गोल्ड पे कहाँ आप इंटरेस्ट में चढ़ाओगे? हाँ सिर्फ भाव बढ़ेगा उसका। हाँ, दाम बढ़ेगा। बट सर फिर रखने का ये सब जो टेंशन झंझट मारे, उसके लिए फिर क्या आप बोलते हो अच्छा सेफ बनाओ? घर पे सेब में रखो या तो बैंक में रखो, बैंक का सेब ले लो एक, उसमें रखो। जिनको भी टेंशन होता है कि वैसे तो आपको क्या है ना, इन्वेस्टमेंट अगर करते हो ना, उसको लेके भूल जाओ। जब आप फिजिकल डिजिटल खरीदते हो ना, तो हर रोज आप देखते हो, तो Correct. आपका माइंड साइकोलॉजी क्या है, आपको एक तो डिस्टर्ब होता है, और दूसरा क्या होता है कि आपको थोड़ा पड़ गया चलो बेच दे। बट आपने अगर घर में फिजिकल खरीदा, तो आपको नियत ही नहीं जाएगा उसको बेचना है। एग्जैक्टली आपको दाम बढ़े घटे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जैसे एक घर खरीदते हो तो आपको बढ़ता है घटता है, आपको कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं एग्जैक्टली। तो डिजिटल खरीदना ही नहीं चाहिए। ट्रू। तो आलम सर मैं आपको गोल्डमैन बोलूँगा अब, होपफुली जैसे आपको बुलियन इनसाइडर बोला गया था, मैं सोचता हूँ गोल्डमैन आपको एक किताब मिलना चाहिए, गोल्डमैन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो गोल्डमैन ऑफ इंडिया हो के कि इतना बड़ा आप गोल्ड का पूरा एक इकोसिस्टम चला रहे हो, एक पूरा व्यापार चला रहे हो, आपने अपने खुद के बॉडी पे कितना गोल्ड्स पहने हैं? मैंने 2 रिंग पहने हैं, और वो अच्छा। भी मेरे को थोड़ा एस्ट्रोलॉजी को और बिलीव नहीं था, बट किसी ने बोला कि यार पहन लो तो पहन लिया। बाकी मैं गोल्ड ज़्यादा नहीं पहनता हूँ। एक घड़ी पहना हूँ गोल्ड का। अच्छा तो ये तो मेरे पास है एक 150-200 ग्राम गोल्ड है मेरे पास। 150-200 ग्राम है। जितना आपके पास गोल्ड है मेरे को लग रहा है उतना तो आज इंडिया में ऑलमोस्ट सबके पास रहेगा, क्योंकि एक गोल्ड मैन मतलब जो दुनिया को चेन पहना रहा है सबका अपना, सिर्फ 150-200 ग्राम क्यों ऐसा मतलब? वो क्या है, देखिए गोल्ड ज्वेलरी जो है वो जेंट्स के लिए तो है नहीं ना। ज्वेलरी मैक्सिमम वुमेन के लिए। हाँ। अगर जेंट्स पहने तो वो ऑड लगता है, खराब लगता है। ओके ओके। हाँ, मैं एक चेन पहन सकता था, बट कुछ लोग क्या करते हैं, मोटा मोटा चेन, मेरे को अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता, बट मोटा मोटा चेन बिकना चाहिए, वो अच्छा लगता है। बिके तो अभी वो मेरा धंधा है। करेक्ट। जैसे विजय माल्या बोलते हैं कि भाई दारू मेरा धंधा है। करेक्ट। हाँ कोई पी रहा है तो मैं क्या करूँ? क्या करूँ? एग्जैक्टली। बट आपको पहनना, जैसे स्टीव जॉब्स बोलते हैं आईफोन मेरे घर वाले यूज़ करेंगे मुझे नहीं चलेगा, बट आईफोन को मैं दुनिया को यूज़ करवाना चाह रहा हूँ। तो वही मोटा चेन आपको पहनना पसंद नहीं है, बट दुनिया को पहनाना आपको पसंद है। अमेजिंग अमेजिंग। तो क्योंकि एक थोड़ा और एक्साइटिंग क्वेश्चन पूछता हूँ, ये जैसे आपने बोले घर के महिलाएं लोग ही गोल्ड ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उन लोगों को ज़्यादा मज़ा आएगा इस सवाल पूछने में। आपने सबसे महंगा परचेज गोल्ड में कौन सा किया है और कितने का किया है? मैंने आपने, हाँ मैं अभी आपने तो बता दिया आपने 200 ग्राम खरीदा, तो आपने बिजनेस के बता सकते हो जो एकदम ऐसा ट्रांजैक्शन जो घर की मैंने सुन के अरे यार इतने का भी गोल्ड लिया जा सकता है। पर्सनल की कंपनी के लिए बोल रहे हो? पर्सनल तो आपने लिया ही नहीं, आप बोल रहे हो, या पर्सनल बता दो अपने 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 मैडम के लिए, अपने वाइफ के लिए लिया रहेगा? पर्सनल मेरा घर के लिए, मैं हमेशा, मेरा बीवी को पसंद है गोल्ड, तो मैं थोड़ा बहुत उनके लिए लेता रहता हूँ घर के लिए। मतलब सबसे लेता रहता एक्सपेंसिव हूँ, परचेज कौन सा था फिर? 100-200 ग्राम लेता रहता हूँ। बहुत बड़ा क्वांटिटी में हमने कभी लिया नहीं कि एक साथ गए 1 किलो 2 किलो ले लिए। हाँ। ऐसा नहीं, 100-200-500 ग्राम तक लेता रहता हूँ घर के लिए। उनका एक लेडीज का सॉफ्ट कॉर्नर है, उनको चाहिए, वो खुश भी होते हैं। करेक्ट। और एक फिक्स डिपॉजिट जैसा घर पे रहता है। और मेरे को थोड़ा घड़ी का शौक है, तो 2-3 घड़ी खरीदा हूँ गोल्ड का। हाईएस्ट परचेज कौन सा है फिर? वही घड़ी है मेरा हाईएस्ट परचेज। क्या वैल्यू रहेगा सर? रहेगा एक 40 से लेके 60 लाख के बीच में। 40 से 60 लाख की घड़ी लेते हो? वेरी नाइस। तो मतलब शौक बड़ी चीज़ है। अमेजिंग। अगर मैं
क्योंकि सर अभी हम थोड़े पॉडकास्ट के एंड पे आ रहे हैं, इसलिए तभी मैं ऐसा क्वेश्चन पूछता हूँ, बिकॉज जब कोई पॉडकास्ट के एंड में रहता है उन लोगों को बड़ा मजा आता है कि भाई अब उनकी वेल्थ पूछो, उनका सबसे एक्सपेंसिव परचेज क्या है वो पूछो। तो आपने घड़ी का शौक रखते हो, उसमें आपने एक्सपेंसिव परचेज बता दिया। शौक नहीं रखता हूँ एक्चुअली। आदमी का वेशभूषा एक अच्छे उनकी स्टैंडर्ड होना चाहिए। एग्जैक्टली। और घड़ी जो है ना, मैं समझता हूँ कि आपको दो चीज़ अच्छे यूज़ करना चाहिए, घड़ी और एक पेन। घड़ी और पेन। घड़ी जो कि है ना वो आपका टाइम बताता है, और पेन जो है ना आपका किस्मत लिखता है। तो घड़ी और पेन थोड़ा अच्छा यूज़ करना चाहिए, स्टैंडर्डाइज यूज़ करना चाहिए, तो मैं हमेशा करता हूँ। तो Awesome. शौक मेरे को इतना कुछ नहीं है है, नहीं। बट आपने इसको एक सक्सेस और एक विजन के साथ जोड़ दिया। तो अगर आपने पेन का ही बोला तो सर सबसे एक्सपेंसिव पेन कौन सा है फिर आपके पास? मेरे पास एक था जो कि मैंने किसी को गिफ्ट कर दिया था, 14 लाख का एक पेन लिया था। 14 lakhs का पेन? यस। क्या था उसके अंदर? हवा निकलती थी? बटन दबाओ? वो स्पेशल एडिशन था। ओके। वो दुनिया में 3000 पीस बने थे। महात्मा गांधी के एडिशन था, महात्मा गांधी के ऊपर मॉन्ट ब्लांक ने बनाया था। हाँ, अच्छा, मॉन्ट ब्लैंक का था। जो कि ब्लैक में बिकता है, आज भी आप चाहो देख सकते हो। वो पेन आपको बेचने वाला लेने वाले के ऊपर है। वो 3 लाख से लेके आपको 30 लाख के बीच में मिलेगा। उसमें खास क्या था? मॉन्ट ब्लैंक ने बनाया था और महात्मा गांधी स्पेशल एडिशन था। महात्मा गांधी स्पेशल एडिशन, जैसे कि महात्मा गांधी के ऊपर उन्होंने पेन बनाया था। डेडिकेटेडली 3000 पीस बनाए थे। और मतलब 2 रुपए के पेन भी आते सर, करेक्ट? तो हम ऐसे ऐसे करके वापरते, जब खत्म हो जाता तो फेंक देते, फिर 5 रुपए का पेन आता है जिसको हम ऐसे ऐसे नहीं करते, खत्म हो जाता है उसका रिफिल चेंज करके रिफिल चेंज करते। 14 लाख के पेन का रिफिल होता है कि ये भी वापरा, खत्म और फेंका? नहीं, रिफिल है, बट वो इंक पेन था। अच्छा, इंक पेन होता है ये सर। तो मतलब किस चीज़ का पैसा है फिर? ब्रांड का पैसा है, ब्रांड का, क्योंकि Luxury इंक है का। तो इंक तो 50 रुपए का आ जाएगा। लिमिटेड एडिशन है। लिमिटेड एडिशन है, मतलब उस पूरे दुनिया में से वो 14 पेन रहेंगे। 300 पेन, 300 पेन्स थे और 3000 या 300 शायद, मेरे 300 को में। एग्जैक्ट याद नहीं। या तो 300 होगा या तो 3000 होगा। ऑसम ऑसम, मेरे को लग रहा है उसी पेन से आपने अपनी किस्मत लिखी है, जो सो अमेजिंग। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि इंटरनेशनली प्राइस डिसाइड किया जाता है गोल्ड का, तो फिर ऐसा क्यों होता है कोई देश में जैसे कि दुबई में गोल्ड सस्ता मिलता है? मैं खुद कितने लोगों को जानता हूँ जाएंगे एकदम खाली खाली और एयरपोर्ट में कस्टम से बचने के लिए गोल्ड का चेन ब्रेसलेट पहन के आ जाएंगे। और मैंने भी देखा था दुबई में तकरीबन इंडिया से, अभी मैं 2 साल पहले जब दुबई गया था तो 30,000 का फ़र्क था कॉइन पे मिनिमम 30,000 का। तो लोग बोलते हैं कि दुबई जाओ, गोल्ड लेके आओ, 2 बार गोल्ड को यहाँ पे बेच दो और जो पैसा बचे वापस से दुबई जाओ, आईफोन लेके आ जाओ। तो जैसे आपने 2 रुपये बेच के 2 रुपये से लागत लगा के 6 रुपये का धंधा किया था, अगर किसी को आईफोन लेना है तो पहले दुबई जाओ, उसी पैसे का गोल्ड लाओ, बेचो कि एक फट से बिक जाएगा यहाँ पे आते ही, और मुनाफे से आईफोन ले लो। तो ये क्या सीन है सर इसका? देखिए, गोल्ड का इंटरनेशनल प्राइस एक है, बट हर देश क्या करते हैं, उनके वहाँ का जीएसटी या ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी अलग अलग रहता है। तो इंडिया का जो गोल्ड का एक्साइज ड्यूटी एंड जीएसटी है वो 18% है। तो अगर आप दुबई में गोल्ड खरीद रहे हो और इंडिया में गोल्ड खरीद रहे हो तो 18% का डिफरेंस है। बड़ा डिफरेंस है वो, जैसे मतलब सही 20,000 का डिफरेंस, करेक्ट? वहाँ पे 5% जीएसटी है। हाँ, वैट है बराबर, बट वो 5% आपको एयरपोर्ट में आप रिफंड ले रिम्बर्स भी सकते मिल जाता है, तो एक टाइप से जीरो हो गया। हाँ, बट वहाँ पे क्या है कि गोल्ड रेट में थोड़ा मैनिपुलेशन करते हो लोग, थोड़ा बढ़ा के लेते गोल्ड रेट। बट बुलियन में वहाँ पे रेट मैनिपुलेशन नहीं है। बट आप बुलियन ला नहीं सकते, हाँ, ज्वेलरी ला सकते। बुलियन लाने जाओगे तो स्मगलिंग के केस में अंदर जाओगे। अच्छा, बुलियन नहीं ला सकते? आपके व्यूअर को बोलूंगा लाने का कोशिश भी मत करो, फिर जेल जाना पड़ेगा। आपने कभी ट्राई किया बुलियन लाने का? नहीं, हमने कभी नहीं किया। ऐसा नहीं होता कि एक धंधे वाला तो एट एंड यही सोचता है रॉ मटेरियल कितने सस्ते में मिल जाए, तो कभी कोशिश नहीं, हमारा देश के जो रूल्स है उसको तो मानना पड़ेगा ना। देश को भी तो रेवेन्यू जाना चाहिए, करेक्ट, नहीं तो देश कहाँ से चलेगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सारे बिजनेस में ऐसे नहीं सोचते ना। तो वही क्योंकि मैं वही जानने का ट्राई था, अगर आपने कहीं से निकालने का ट्राई किया तो वो भी बता देंगे तो लोग बुलियन लेके आ पाएंगे। इम्पैक्ट क्या हुआ कि मैंने मेरे लाइफ में ना, मैंने कभी दुबई में कभी ज्वेलरी नहीं खरीदा। मैं जाता रहता हूँ दुबई, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं दुबई में, और बहुत सारे लोग दुबई जाके गोल्ड खरीदते मैं जानता हूँ। और मैं बोलता हूँ कि अगर आपका छोटा क्वांटिटी गोल्ड खरीदना है और अगर आप दुबई घूमने जाते हो तो दुनिया का सबसे बेस्ट एंड सबसे सस्ता
अगर ज्वेलरी खरीदना है तो दुबई बेस्ट प्लेस है। पर दुबई में सर फ्रॉड भी बहुत होता है। जैसे यहाँ पे तो आपने BIS बोल दिया, मेरे एक दोस्त गए थे दुबई से, लाया चेन, यहाँ पे आके पता लगा कि चेन ऑलमोस्ट 50% नकली थी। तो वहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए क्या है, जैसे आपने सही बात बोला, अगर कम क्वांटिटी तो दुबई से ले लोगे। और दुबई में मैं गया हूँ गोल्ड मार्केट, एक साथ इतने सारे दुकान, समझ नहीं आता किससे ले, और घुस जाए तो कैसे पता लगे कि ये ट्रस्टेड है कि नहीं। यहाँ पे मैं आपके व्यूअर को सजेस्ट करूँगा कि वहाँ पे ब्रांडेड लोगों से लो। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे स्टैंडर्ड गवर्नमेंट ने सेट किया है, बट उसका कोई रेगुलेटरी नहीं है। इंडिया में जैसे BIS रेगुलेटरी है, वहाँ पे रेगुलेटरी नहीं है, बट फिर भी वो लोग छापे मारते रहते। अच्छा, हाँ। चेक करते रहते। फिर भी अगर आपने गया और वो अपने गले के अंदर कहीं छुपा के रखा तो वही आपको चिपका दिया, तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा? True. और कुछ छोटे दुकानदार कर भी सकते हैं या करते भी है। तो वहाँ पे ब्रांडेड दुकान में से आप ज्वेलरी खरीदो तो आपको प्योरिटी में कोई चीट नहीं करेगा, या चीटिंग होने का चांसेस कम है। कितना ज्वेलरी सर यूजली ला सकते हैं दुबई से इंडिया? वो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट का रूल बदलता है। आज आपको देखना पड़ेगा आज के रूल्स क्या है। आप गूगल में सर्च कर लो, करके देख लो क्या कितना ला सकते, उतना ही लेके आ जाओ। ओके। जहाँ तक मेरे को लास्ट पता था 4-5 लाख रुपए का वर्थ इट होना चाहिए, उसके ऊपर नहीं ला सकते आप। उसका सर्कुलेशन हो रहेगा, मिलेगा आपको। अच्छा, उस गाइडलाइन मिलेगा, उसी हिसाब से आप लाओ। और अगर मान लो लेके आ गए उससे ज़्यादा और एयरपोर्ट पे कस्टम ने पकड़ लिया, तो क्या प्रोसेस होता है फिर उसका? ज्वेलरी के लिए आपको ड्यूटी पेमेंट करना पड़ेगा, बट बुलियन नहीं ला सकते। बुलियन के लिए तो सीधा आपका गोल्ड सीज होगा। ओके। और फिर आपको जेल जाना पड़ेगा। ओके। तो मतलब दुबई से भी लाने का पूरा आपने एक प्रोसेस बता दिया किस तरीके से होना चाहिए, और बहुत अमेजिंग तरीके से बताया। बट एक शॉकिंग चीज है कि दुबई में जो ज्वेलरी आप खरीदोगे, हाँ, उसका 70% ज्वेलरी जो है ना, वो मेड फॉर इंडिया है। अच्छा। मतलब वहाँ पे जो ज्वेलरी बिक रही है, आप देख रहे हो, वहाँ पे दुबई में बहुत लिमिटेड ज्वेलरी बनती है, मतलब 10% भी नहीं बनती है। बाकी तुर्की से, सिंगापुर से, इटली से ज्वेलरी थोड़ा क्वांटिटी में आता है, बट मैक्सिमम क्वांटिटी का ज्वेलरी दुबई में बिकते हैं वो इंडिया से एक्सपोर्ट होता है। मतलब इंडिया से जाके तो वहाँ मेक इंडिया, सेल दुबई। बट क्योंकि हम जब गोल्ड को मंगाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो हम ड्यूटी पेमेंट करते हैं, बट वही ज्वेलरी अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं वापस हमको ड्यूटी रिबैक मिल जाता है। तो अच्छा, तो इसलिए दुबई में ड्यूटी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। गॉट इट। बट तो ये बेनिफिट है। मैक्सिमम जो ज्वेलरी है वहाँ पे 60 to 70% ज्वेलरी दुबई में जो आप देखते हो ना, या जो बिकता है, या जो इंडियन लोग सोचते हैं मैं दुबई से लाया हूँ, एक्चुअली ये दुबई का ज्वेलरी है ही नहीं, वो इंडिया का ज्वेलरी है। यहाँ से वहाँ गया, यहाँ पे बना, वहाँ पे गया, वहाँ पे बिक रहा है, फिर वहाँ से आप खरीद के ला रहे हो। तो एट तो घर का सोना घर पे खरीद रहे हो। हाँ, ये फर्क है 20% सस्ते में खरीद रहे हो, एक छोटी क्वांटिटी। सर जैसे दुबई 18% सस्ते में खरीद रहे हो, करेक्ट। जैसे सर दुबई में सबको पता है दुबई के बारे में, आपके हिसाब से कोई ऐसा हिडन कंट्री जहाँ पे गोल्ड बहुत सस्ता है और अभी तक किसी को इसका आइडिया तक भनक तक नहीं लगी है, और वहाँ से भी एक छोटी क्वांटिटी आप ला सकते हो, एक छोटी क्वांटिटी लेना है तो? अगर एक है भूटान है, भूटान नेपाल नेपाल के बाजू में जो भूटान कंट्री है, भूटान में गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम चलाया था टूरिस्ट के लिए। बहुत वो लिमिटेड, बहुत सारा फॉर्मेलिटी है और बहुत लिमिटेड गोल्ड ला सकते हैं, बहुत वहाँ पे सस्ता है। अच्छा, बहुत लिमिटेड है, तो मतलब वो लाने जैसा भी नहीं बचा। हाँ, बहुत लिमिटेड है, और उसका फॉर्मेलिटी काफ़ी है। आपको मिनिमम इतना दिन स्टे करना पड़ेगा, इतना वहाँ पे खर्चा करना पड़ेगा, और सब बिल रखना पड़ेगा। तो मतलब ये अपने आप में एक चैलेंज है। तो इसके अलावा कोई ऐसा कंट्री जहाँ पे ईजी रहे थोड़ा सा, या दुबई बेस्ट है? इंडियन लोगों के लिए, जो इंडियन लोगों को जो पसंद आता है ना, उसके हिसाब से दुबई बेस्ट है। अमेजिंग। उसके बाद अगर आप चाहो तो सिंगापुर है, थोड़ा मलेशिया है, कोलालमपुर, मलेशिया कोलालमपुर में। उसके बाद आप लंदन में ले सकते हो। कम सस्ता है दुबई से कि ऑलमोस्ट सेम है। आपको मेकिंग चार्ज वगैरह अगर दुबई सस्ता होगा, वहाँ पे महंगा होगा। यूके में थोड़ा महंगा मेकिंग चार्ज होगा, क्योंकि यूरो कन्वर्जन भी हो जाएगा, करेंसी कन्वर्जन का भी। क्योंकि यूके में जो ज्वेलरी मिलता है वो इंडिया से दुबई जाएगा, दुबई से फिर यूके में जाता है, तो इसीलिए महंगा हो जाता है। और वहाँ का ऑपरेशन कॉस्ट, वहाँ के सब चीज़ महंगे। एग्जैक्टली। आलम सर, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। गोल्ड खरीदना, डायमंड, मेरे लिए गोल्ड खरीदना क्यों चाहिए वो क्लैरिटी मिला।
डायमंड क्यों नहीं खरीदना चाहिए नेचुरल, वो क्लैरिटी मिला, और सिल्वर का क्या हालचाल चल रहा है, बहुत डिटेल में और इन डेप्थ बताया आपने। एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम ये पॉडकास्ट को कंक्लूड भी करेंगे कि सर मान लो अगर आज मेरे पास 50,000 है, महीने के नहीं 6 महीने के, तो मतलब मैं हर 6 महीने में मेरे को एक इंसेंटिव या एक बोनस मिलता है अपने ऑफिस से, वो 50,000 अमाउंट है, और मेरे को हर 6 महीने में इन्वेस्ट करना है, गोल्ड में, सिल्वर में या डायमंड में? पहला आंसर तो मेरा गोल्ड में है, और मैं एक साइकोलॉजी बताता हूँ ताकि आपके व्यूअर को और क्लैरिटी हो जाए। इंडिया की टोटल जो ज्वेलरी कंजम्पशन है उसका 50% ज्वेलरी कंजम्पशन है साउथ इंडिया, मतलब तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। 50% कंजम्पशन इस 5 स्टेट में है, बाकी रेस्ट ऑफ द 50% पूरे इंडिया करते हैं। साउथ इंडियन लोगों का मेंटेलिटी क्या है, वो लोग बिलीव करते हैं गोल्ड को और रियल एस्टेट को, इसीलिए वो लोग रिचेस्ट भी है और वेल्दी भी है। और वहाँ पे हाउस होल्ड गोल्ड जो है ना, एक किलो से लेके 100 किलो तक हाउस होल्ड गोल्ड मिल जाएगा आपको। और वहाँ पे शादी होते हैं 5-5, 10-10 किलो गोल्ड दिया जाता है। और वहाँ पे एक काम वाली के पास भी 500 ग्राम 1 किलो गोल्ड मिल जाएगा। मतलब इतना कॉमन है, रिचुअल बना दिया उन्होंने। हाँ, उन्होंने क्या साइकोलॉजी अपनाया, जैसे मेरा घर का एक नौकरानी था जो मेरे पास काम करता था, मैंने उसको 2,500 या 5,000 कुछ देता था, वो 4-5 घर में और भी काम करता था। महीने का उसका इनकम था 10,000 रुपये से 15,000 रुपये। वो एक चेन पहनता था 50 ग्राम का, और मैंने उसको एक दिन पूछा, भाई तेरे पास कितना सोना है? बोलते मेरे पास 500 ग्राम सोना है मतलब आज वो 50 लाख, आज 70 से 75 लाख की नेटवर्थ है उनका। हाँ, तो मैंने पूछा ये 500 ग्राम कैसे हुआ? तो उसने 2 तरीका बताया। एक तरीका बोला कि मेरे माँ ने, मेरा सासू माँ ने मुझे दिया थोड़ा, और मैं जो महीने का कमाता हूँ उसमें से मैं एक सडन अमाउंट मैं मेरे रिटेल ज्वेलर के पास जाके जमा करके आता हूँ हर महीने में, और 11 महीने जमा करता हूँ, 12 महीने का, 1 महीने का वो देता है, और मैं गोल्ड लेके आ जाता हूँ। मैं बोला तो उसको क्यों दे के आता है, आप घर पे रखना चाहिए। सही बात है। नो, मैं घर पे रखूंगा तो मेरा खर्चा हो जाएगा। क्या बात है। तो मैं वहाँ पे रख के आऊँगा तो मेरा खर्चा नहीं होगा, और मेरा मैं हर महीने का गोल्ड खरीद रहा हूँ। मेरा उनका साइकोलॉजी के, मेरा इनकम का एक छोटा सा पार्ट मैं हर महीने में गोल्ड खरीद रहा हूँ। खाली फिजिकल गोल्ड जो है वो 12 महीने के बाद ले रहा हूँ मैं। क्या बात है। तो ये साइकोलॉजी अगर आप अप्लाई करते हो कि आपके नियरेस्ट ज्वेलर्स, अगर इस टाइप का स्कीम हर जगह में चल रहा है, तो आप वहाँ पे जाके आप हर महीने में पैसा जमा करो, तो आपका पैसा जो खर्चा नहीं होगा, क्योंकि जेब में रहेगा तो खर्चा हो जाएगा। तो आप हर महीने में जाओ, जमा करो, और 11 महीने के बाद, 12 महीने के बाद, या 2 साल के, अलग अलग स्कीम चलते, आप लेके आ जाओ। तो आप छोटा पैसा दे के भी बड़ा क्वांटिटी में गोल्ड खरीद सकते हो। एक साथ बड़ा गोल्ड नहीं खरीद पाओगे। जिस तरीके से गोल्ड का रेट बढ़ गया तो और भी खरीदना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बट यहाँ इस तरीके से आप खरीद सकते हो। एग्जैक्टली। जब EMI में आप एक आईफोन खरीद सकते हो, खरीद के पैसा देते हो, मैं बोलता पहले पैसा जमा करो, फिर लास्ट में खरीदो। और वो तो आईफोन तो आपको रिटर्न कुछ नहीं देगा, गोल्ड आपको बहुत रिटर्न देगा। मेरे को लग रहा है सर, जैसे आपने मेड की कहानी सुनाई, अगर आज वो आपकी स्कीम जो आपने बताया कि रिटेल को जाके गोल्ड दे दो, 70 लाख को जमा कर दो, 70,000 पर मंथ आज वो पैसिव इनकम कमा सकती है। 1% अगर पकड़े, चलो मैं बोल रहा हूँ 10% पकड़ूंगा तो भी 50,000 पर मंथ बनेगा पैसिव। यस, जिंदगी भर उनको। और उसने कितने में बनाया? 15,000 उसका टोटल इनकम है। एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम उससे ज़्यादा हो सकता है। और वो कब से कर रहा है? वो बोलते हैं मैं 15-20 साल से यही कर रहा हूँ। मैं जो भी कमाता हूँ उसका एक छोटा सा अमाउंट मैं हर महीने में जो मैं बचत करता हूँ मैं जाके जमा करके आता हूँ। अमेजिंग। मोस्ट पावरफुल आंसर सर। मेरे को खुद को क्लैरिटी है कि अब लगता है SIP से ज़्यादा गोल्ड में भी SIP करना चालू करना चाहिए, बिकॉज जो आपने बोला मंथली, तो भी SIP हो गया, सिस्टमेटिक इंस्टॉलमेंट। तो गोल्ड में भी SIP अगर करेंगे तो उसका लंबा जर्नी में बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। मैं तो आपके व्यूअर को बोलूँगा, हर उस आदमी को बोलूँगा जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में गोल्ड का एक परसेंटेज रखो। भले आप डिसीजन लो कि आपका टोटल इन्वेस्टमेंट का 50% रखना है
25% रखना है या 100% रखना है, एग्जैक्टली, बट आप एक परसेंटेज रखो आपका इन्वेस्टमेंट का गोल्ड में, वो भी फिजिकल बट फिजिकल में। एग्जैक्टली। बहुत मज़ा आया आलम सर, थैंक यू सो मच। आप आए और इतना ट्रांसपेरेंट तरीके से पूरे इंडस्ट्री के बारे में बताया, लेमैन लैंग्वेज की तरह हमने कंज्यूमर भाषा में समझा कि किस तरीके से खरीदा जाए, कब खरीदा जाए, गोल्ड सिल्वर डायमंड का क्या हालचाल है, और मुझे बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू देवेंद्र जी। मैं आशा करूंगा कि आपके व्यूअर को मेरा सजेशन अच्छा लगे, और उनका सजेशन अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ उनको कमेंट करने के लिए बोलिए, और कुछ अच्छे कमेंट आए तो प्लीज़ मुझे भेजिएगा, ताकि मैं दूसरा का भी पॉडकास्ट करूं, उससे मेरे को कुछ सीखने को मिले। ऑसम ऑसम, धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच, और ज़रूर भेजूंगा मैं।